हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। वेदर बोलते हैं मौसम को, जैसे आज बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, बादल आ रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, क्या पड़ रहा है अभी, वेदर कैसा है आज का, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सारी चीजें। क्लाइमेट बोलते हैं कि ओवरऑल किसी जगह का टेम्परेचर या फिर मौसम का हालात कैसे रहता है। जैसे कि शिमला शिमला का के हालात कैसे रहते हैं आमतौर पे, उसके क्लाइमेट होता है ठंडा। और दिल्ली का क्लाइमेट कैसा रहता है, नॉर्मल, कुछ एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास। ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर में ये चेंज है। एक वेदर बोलता है रोजमर्रा में क्या चल रहा है, आज बारिश हो रही है या फिर कल जो है धूप पड़ेगी, या कल धूप पड़ी थी। ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं वेदर, मौसम। और क्लाइमेट ओवरऑल किसी जगह का मौसम कैसा रहता है, 20-25 साल से कैसा है उसका मौसम, ठीक है, ओवरऑल पैटर्न देखा जाता है। एंड एडेप्टेशंस के, जिस तरह का क्लाइमेट होता है ना जिस जगह पे, वहां के लोग भी उस तरह से बिहेव करते हैं और उस तरह से उसे अडेप्ट कर चुके होते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल चुके होते हैं। और वहां के जानवर भी अपने आप को उस जगह के हिसाब से ही ढाल चुके होते हैं। इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे जरा, क्या क्या समझने वाले हैं इस चैप्टर में हम। लर्निंग आउटकम्स हमारे, वेदर क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर क्या होते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, और फिर एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। आगे देखिए, एवरी डे यू एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक प्लान्स अकॉर्डिंग टू वेदर। कि वेदर के हिसाब से ही हम प्लान बनाते हैं। सोचिए अगर मौसम विभाग ने बोल दिया कि कल बहुत तेज बारिश होगी, तो आप कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाएंगे कल। इनफैक्ट केबल एंड सैटेलाइट टीवी सर्विसेज डेडिकेट अ होल चैनल टू नथिंग बट वेदर। कि एक पूरा पूरा चैनल भी बना होता है वेदर के ऊपर, कि वो बस जगह जगह का वेदर ही वेदर बताते रहते हैं दिन भर। इट इज नॉट सरप्राइजिंग वेदर अफेक्ट्स योर लाइफ इन मैनी वेज। ये चीज आपको सरप्राइज नहीं करनी चाहिए कि आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा असर पहुंचाती है वेदर। सोचिए अगर एक हफ्ते से आपके घर के आसपास तूफान आ रहा हो तो कितनी दिक्कत होगी, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे आप एक हफ्ते तक। तो दिक्कत की बात है ना। या फिर कोई बाढ़ वगैरह आ जाए, बाढ़ तो उसका ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि बारिश होने लग जाए बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिससे कि पानी भर जाए पैरों तक, घुटनों तक, तो कितनी दिक्कत की बात हो जाएगी आपको। तो मतलब फर्क तो पड़ता ही है वेदर से। आगे देखिए, अच्छा वेदर पे ये भी देखिए, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो आपको कपड़े ही बदलने पड़ेंगे उस हिसाब से, और टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो उस हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो फर्क डालती है हर इंसान हर जानवर की जिंदगी में वेदर। रेन कैन स्टॉप अ क्रिकेट मैच और कैंसल योर ट्रैवल प्लान्स फॉर अ वीकेंड एट द बीच। क्या आपका किसी ट्रैवल प्लान को भी डिस्टर्ब कर सकता है वेदर, और किसी क्रिकेट मैच को भी रोक सकती है बारिश। स्नो में मेक रोड डेंजरस टू ड्राइव, इट में बट इट मे बी ग्रेट न्यूज फॉर स्कीयर्स। कि स्कीयर्स के लिए जो है स्नो गिर रही है ये अच्छी बात हो सकती है, पर कुछ ड्राइवर्स को अगर ट्रैवल करना है तो उनके लिए बुरी खबर है। और देखिए क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं कि बारिश हो गई, क्रिकेट मैच बंद। और देखिए अगर कहीं पे वेदर सही नहीं है, मतलब कहीं बारिश बारिश का हाल नहीं है कहीं पे, तो देखिए सूखा भी पड़ जाता है। फार्मर्स वरी अबाउट द वेदर बिकॉज देयर क्रॉप्स नीड अ बैलेंस ऑफ सन एंड रेन। के फार्मर्स को बड़ी चिंता रहती है, वो दिन भर वही देखते रहते होंगे वेदर की फोरकास्टिंग, कि भाई क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके प्लांट्स को चाहिए ना सही तरह का तापमान और सही तरह की बारिश। Plants need rain to grow. Without rain, we would have nothing to eat. अगर रेन नहीं हुई तो हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, क्योंकि प्लांट को तो चाहिए ना खाना, मतलब पानी। The grass would be brown all year round and flowers would shrivel up। कि जो है अगर मतलब ऐसा हुआ तो घास वगैरह सब सूख जाएगी, फ्लावर सारे टूट जाएंगे। सो वेदर phenomenon can have a profound effect on human life and on the economy। इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा फर्क पड़ेगा, इंसानों पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। सोचिए खाने पीने को नहीं होगा तो हर चीज कितनी महंगी हो जाएगी। वेदर, द वेदर इज अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर वेयर अराउंड द अर्थ एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। कि वेदर बोला जाता है कि मौसम का हाल कैसा है किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी पर्टिकुलर वक्त पे, बस इसी को वेदर बोल देते हैं। The weather determines whether it is hot or cold, wet or dry outside। कि बाहर सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बाहर मॉइस्चर ज्यादा है या मॉइस्चर कम है ना। हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है ना, वो चीज भी जानना जरूरी है। नमी अगर हवा में बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, घुटन सी फील होगी। बहुत कम होगी तो रूखापन महसूस होगा। Other weather events include windstorms, rain, sleet, hail, and snow।
In most places, weather can change hour to hour, day to day, season to season. That is, one day it might be raining, whereas the next day it could be shiny. बोल रहे हैं कि हमारा वेदर जो है ना घंटे बाय घंटे भी बदलता रहता है, कि इस घंटे तो अभी जो है धूप पड़ रही है, अगले घंटे बाद चला बारिश भी हो गई, कभी कभी कभार ऐसा भी होता है। और वेदर जो है हमारा जो है दिन बाय दिन भी बदलता है, आज कुछ टेम्परेचर है तो कल कुछ टेम्परेचर है। और मतलब इतना भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आता आमतौर पे, मतलब आज 30 डिग्री है तो कल ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। सीजन टू सीजन बदलता है, कि एक सीजन में सर्दी पड़ती है, एक सीजन में गर्मी पड़ती है, एक सीजन में कुछ और होता है, कोई मीडियम टेम्परेचर होता है, एक सीजन में बारिश होती है। तो सारे सीजन बाय सीजन भी वेदर बदलते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ वेदर, द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउड्स एंड विंड्स। कि देखिए कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, कुछ मेन चीजें होती हैं जिसे आप अगर नाप लें तो आप बता सकते हैं कि वेदर ऐसा है। ठीक है। वेदर को आपको अगर किसी को समझाना है तो कुछ चीजें बतानी होंगी उसको। क्या क्या बताना होगा? टेम्परेचर बताना होगा, ह्यूमिडिटी बतानी होगी, ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी कितनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना पड़ेगा कि हवा का प्रेशर कितना है, हवा के प्रेशर से ये चीज पता लगती है कि वहां पे कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। क्लाउड्स कैसे हैं, क्लाउड्स है आसमान में नहीं है, ताकि उससे पता चले कि भाई बारिश के आसार कितने हैं और हवा कितनी तेज चल रही है। अब देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉजेज इन चेंज ऑफ अदर बेसिक वेदर एलिमेंट्स इज चेंज इन टेम्परेचर। बोलने कि टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से बाकी सारी कंडीशंस में भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड वगैरह सब में। The most violent of storms from the gentlest breeze are the result of temperature variations over both land and oceans। बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं ना कुछ ही देर में, जरा सी तेज हवा चली नहीं कि बड़े बड़े तूफान आ गए, तो वो होता है टेम्परेचर के ऊपर नीचे जाने की वजह से, जो कि होता है जमीन के ऊपर भी और समुद्र के ऊपर भी। समुद्र के पास जो जगह होती है वहां पे भी टेम्परेचर का ऊपर नीचे हुआ तो वहां पे भी बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं। Temperature also affects the development and formation of clouds। टेम्परेचर से क्लाउड्स बनने पे भी फर्क पड़ता है। वाटर वेपराइजेज फ्रॉम द सी सर्फेसेज ड्यूरिंग हॉट डे एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना कभी, तो बारिश होने के आसार भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, कि मान लीजिए समुद्र का पानी फिर भाप बन के ऊपर उड़ेगा, बादल बन जाएंगे, विच इवेंचुअली फॉल एज रेन। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। हवा के अंदर कितना पानी है, इस चीज को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ प्लेस, द टेम्परेचर एंड विंड। बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि किस जगह पे आप बात कर रहे हैं खड़े होके, और जो है वहां का टेम्परेचर कितना है, विंड कैसा चल रहा है। प्लेसेस नियर अ सी हैव ग्रेटर ह्यूमिडिटी देन प्लेसेस विच आर इनलैंड। के जो हिस्से समुद्री इलाकों के पास हैं, समुंदर के पास है जो इससे, वहां पर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है, पानी इतना सारा है पास में, वो सब भाप बन के हवा में नहीं मिक्स हो रहा होगा, इसलिए। ब्रीज में ब्रिंग इन मॉइस्चर फ्रॉम द सी और मे ड्राइव ह्यूमिड एयर अवे फ्रॉम द प्लेस। बोलते हैं कि हवा जो है ना, हवा जो है कहीं से मॉइस्चर को ला भी सकती है किसी जगह पे, कहीं से मॉइस्चर जो ऑलरेडी है वहां इसकी मॉइस्चर को उड़ा के ले जा भी सकती है कहीं और। द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट द एयर कैन होल्ड। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा हवा के अंदर पानी पाया जा सकता है। ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वही भाप बन के हवा उड़ रही होती है, हवा के भाप बन के हवा में पानी उड़ रहा होता है, इसलिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर एज दे कोलाइड। बोल रहे हैं कि हवा, हम आसपास अपना हाथ फैलाकर देखेंगे आप, तो क्या देखेंगे आप? के आसपास हर तरफ हवा है जो आप सांस ले पा रहे हैं, जैसे अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, तो वो भी हवा को ही तो छोड़ रहा हूँ अपने मुंह से। तो हवा हमारे हर तरफ है, और हवा किस चीज से बनी हुई है? मॉलिक्यूल से बनी हुई है, छोटे छोटे। ठीक है। तो छोटे छोटे वो मॉलिक्यूल्स है, उनका भी अपना एक वेट होता है। अब आप सोचेंगे हवा का भी वेट होता है, तो जवाब है हाँ बिल्कुल, हवा का भी वेट होता है, पर वो होता है बहुत ही कम। पर बहुत कम होने के बाद भी सोचिए, इतनी सारी हवा है पूरी दुनिया में, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, अच्छा खासा अमाउंट में हमें दबा भी तो रहा होगा, वो इतना वेट रखा हुआ है। तो सोचिए अगर आप जो है एक ईंट अपने सीने के ऊपर रख लें, फिर 2 ईंट रख लें, फिर 3 ईंट रख लें, एक ईंट में तो ज्यादा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दो में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तीन में और ज्यादा फर्क पड़ेगा, चार पांच रख लिए तो फिर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ना। तो वैसे ही होता है हवा के मॉलिक्यूल्स का भी।
अगर जैसे एक रूम है, मतलब एक थोड़ी सी हवा होती तो कोई बात नहीं थी, पर ये हवा है बहुत ज्यादा, अरबों खरबों लीटर हवा है ये। इतनी सारी हवा का एक वजन होता है, जिस वजन के बोझ तले हम सारे लोग जितने भी एनवायरमेंट में हैं अर्थ के, वो सब दबे हुए रहते हैं हमेशा 24 घंटे। ठीक है, डे एंड नाइट, साल के 365 दिन हमेशा, ठीक है, 24/7 हम उस प्रेशर के अंदर दबे हुए होते हैं। और ये हमें फील नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम बचपन से इस चीज को फील करते आए होते हैं। हमें अजीब तब लगेगा जब ये प्रेशर बंद हो जाएगा। प्रेशर बंद कब हो जाता है? जब हम स्पेस में जाते हैं ना, तब ये प्रेशर हमारे ऊपर नहीं लगता, तब जो है अलग से हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है हमारी बॉडी के लिए। वो स्पेस सूट्स करते हैं वो हमारे लिए काम, क्योंकि अगर वो प्रेशर ना होगा हमारे शरीर के ऊपर, तो हमारे शरीर के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, हमारे टिश्यूज एक्सपैंड हो सकते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर अंदर का जो है वो टैकल करता है बाहर के प्रेशर को। सोचिए, अंदर का ब्लड का प्रेशर उतना ही रहे, बाहर का प्रेशर ना हो, तो क्या होगा? बॉडी फट भी सकती है, नसें फट सकती हैं। तो इसलिए ये प्रेशर हमारे लिए जरूरी है। तो इसी चीज को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये चीज डिपेंड करती है किस चीज पे? और ये चीज होती क्या है? ये मतलब मैंने बता दिया, जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं हवा के अंदर, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वो प्रेशर बनाए रखते हैं अपने ऊपर। कोलाइड करना ना करना इतना जरूरी नहीं है, उनका खुद का एक वेट होता है, इसकी वजह से प्रेशर हमारे ऊपर बनाए रखते हैं वो। ठीक है, पर हाँ, जब गर्म हो जाती है हवा तो कोलाइड भी करते हैं आपस में, तो उन्हें ज्यादा जगह चाहिए होती है फैलने के लिए, तो और ज्यादा प्रेशर बनाते हैं वो। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व। तो ये चीज देखिए, अगर साइंटिफिकली बात करें तो जाहिर सी बात है, एक कंटेनर के अंदर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आप रखेंगे उतना ज्यादा उसका वेट होने वाला है। और उसके बाद जो उसका टेम्परेचर कितना है, उससे भी उस चीज का प्रेशर तय होने वाला है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसे टकराएंगे, एक दूसरे टकराएंगे तो ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो हर एक चीज पर वो ज्यादा प्रेशर डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है हमारे एटमोस्फेयर के साथ भी, कि वहां पे हवा कितनी है उस चीज से डिपेंड करता है। हवा देखिए जमीन के पास ज्यादा होती है, ऊंचाई पे जाएंगे तो कम है हवा, तो इसलिए ज्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद, जैसे कोई जाता है ना माउंट एवरेस्ट वहां पे वगैरह पे, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर काफी कम हो जाता है वहां पे। और इसकी वजह से क्या होता है? सांस लेने में भी तकलीफ होती है। और एक चीज है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे टकराएंगे, टकराएंगे तो एनर्जी है ना, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे हर एक चीज में, तो प्रेशर ओवरऑल ज्यादा बढ़ जाएगा उस जगह पे। These collisions forces in terms of a quantity called pressure that results in atmospheric motions. Pressure differences are principally related to the temperature differences and to the number of molecules exerting pressure forces. The atmospheric pressure on a given surface is the force exerted by an overlapping column of air extending to the outer limit of the atmosphere per unit area. अब देखिए उन्होंने क्या कहा, मुझे लग रहा है आपके दिमाग के ऊपर से गुजरा होगा, और कोई भी पहली बार पढ़ेगा तो उसके दिमाग के ऊपर से ही जाएगा। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने के लिए मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई डायग्राम हो सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या आप एक ना, हवा तो चारों तरफ है, बहुत सारी हवा है, पर आप मान लीजिए कॉलम टाइप का। ठीक है, ये कॉलम है, इसके अंदर मान लीजिए जितनी भी हवा है ना पूरी, और जितना प्रेशर, जितना वेट डाल रही है इस सतह के ऊपर, ठीक है, तो जितना प्रेशर डाल रही है उसे डिवाइड कर दिए, जितनी ये बड़ी सतह है ये, है ना, जितना एरिया है, जितने पे डाल रहा है इतना सारा फोर्स, तो इसी को आप डिवाइड जब कर देंगे तो आपको प्रेशर मिल जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, यही कहलाता है प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स मतलब जितना वेट है इसका, डिवाइडेड बाय एरिया, जितना है, जितने एरिया में हमने लिया इस कॉलम को मान लेते हैं। और ये जो है, ये वेट जो आएगा, जो फोर्स इस पे लगाएगा, वो कौन सारे लगाएंगे? वो सारे मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, ये ऊपर तक जो आसमान तक जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, सब मिला दिया जाए ना उनका वेट, तो वो उतना फोर्स लगाएंगे इस जगह पे, जमीन पे। ठीक है, अब देखिए जमीन के आसपास जो है होते हैं मॉलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा, इसलिए प्रेशर भी होता है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा। जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे आएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स थोड़े कम, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर भी थोड़ा सा कम। इसलिए देखिए यहाँ पर जमीन के पास जो है प्रेशर होगा सबसे ज्यादा, जबकि ऊंचाई पे यहाँ पर पहाड़ पे चले गए तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं हवा के, इसलिए यहाँ पे प्रेशर भी होगा हमारे पास कम, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सारे मॉलिक्यूल्स का वेट पड़ रहा होगा किसी इंसान पे, जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जितना मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स तो यहाँ नीचे जमा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, तो वजन भी ज्यादा नहीं पड़ेगा उस इंसान के ऊपर या वहां पे रखी चीज के ऊपर, इसलिए प्रेशर यहाँ पे कम और यहाँ पे और भी कम। ठीक है, और ज्यादा सिंपल भाषा में समझना है तो समझिए कि एटमॉस्फेयर हमें दबा कितना रहा है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे देखिए क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेस। बहुत सिंपल सी चीज है, पानी जब जो है बहुत ज्यादा गर्म होकर भाप बन जाता है, तो भाप बनने के बाद कहाँ जाएगा? आसमान में आएगा, आसमान में जाएगा तो ऊपर जाकर हो जाता है टेम्परेचर कम अपने आप ही,
होता है ये चीज, ठीक है। धरती के पास टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे टेम्परेचर कम। आपने देखा नहीं है पहाड़ों के चोटी के पास बहुत ज्यादा बर्फ जमी होती है, जबकि नीचे इतनी बर्फ नहीं जमी होती। शिमला वगैरह आप जाएंगे तो देखेंगे कि चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तभी इसलिए उतनी ऊंचाई पर जो है बर्फ जमी हुई है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे रहता है टेम्परेचर बहुत कम। जब इतनी ऊंचाई पर आएगा पानी तो क्या होगा, जम जाएगा, जम जाएगा तो बोल देंगे क्लाउड बन गया, ठीक है। व्हेन एयर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, excess water vapor in the air condenses into liquid droplets to form clouds। बस ये चीज बोल दी इन्होंने। बट प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है किसी चीज का जमा हो जाना। इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल्स इन क्लाउड्स ग्रो लार्ज इनफ टू फॉल टू द ग्राउंड। मतलब अब वो जमा होकर पानी अगर इतना ज्यादा जमा हो गया वहां पे कि अब भाई ग्रेविटी उसे अपने पास बुला ले, तो बोल देते हैं कि बारिश हो गई, ठीक है। Precipitation takes a variety of forms including rain, snow and hail। कि अब वो पानी नीचे गिरते गिरते हो सकता है इतना ज्यादा ठंडा हो गया हो कि वो पानी की शक्ल में नहीं बल्कि बर्फ की शक्ल में नीचे गिरे, तो उसको बोल देते हैं हम हेल या फिर स्नो। आगे देखिए विंड। विंड क्या होती है? विंड तो आपको पता ही होगा, हवा चलना। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन मोस्ट प्लेसेस नियर द ग्राउंड। द विंड स्पीड एवरेजेस फ्रॉम 8 to 24 किलोमीटर पर आवर, एक्सेप्ट फॉर दी स्टॉर्म्स एंड विंड स्पीड यूजुअली इंक्रीजेस विद हाइट। बोल रहे हैं कि आमतौर पर ना 8 से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है विंड की चलने की, हवा की चलने की। अगर तूफान ना आया हो तो, तूफान आया तो 100 किलोमीटर भी हो सकती है, 200 किलोमीटर भी हो सकती है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाएंगे, अपनी हाइट पे जाएंगे, वैसे वैसे हवा की स्पीड भी बढ़ती रहती है। पहाड़ी इलाकों में जाएंगे ना, बहुत तेज तेज हवा चलती है। आगे देखिए क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है आपका? वेदर ही होता है क्लाइमेट भी, बस एक लंबे अंतराल में कि ओवरऑल मौसम कैसा रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला का वेदर कितना है, तो बोलेंगे भाई आज का वेदर है, कुछ तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी है इतने 60%, और जो है यहाँ की विंड स्पीड है इतना 24 किलोमीटर पर आवर। ये सारी चीजें वो बताएंगे वेदर में। पूछा जाएगा अगर किसी से कि बताइए क्लाइमेट कैसा है शिमला का, तो क्या बोलेगा वो इंसान? भाई बहुत ठंडा क्लाइमेट है। एवरेज फिर बताया जाएगा, एवरेज 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। एवरेज 15 किलोमीटर की स्पीड चलती है। एवरेज जो है 25 एवरेज 80% प्रिसिपिटेशन रहती है, मतलब 80% ह्यूमिडिटी रहती है। एवरेज एवरेज बताया जाएगा फिर हर चीज का, ठीक है। जब हम क्लाइमेट में बात करेंगे तो 20-25 साल का एवरेज बताया जाएगा, ठीक है। A country's climate, the climate of a place describes the annual weather patterns that have existed there for a long period of time। कि सालाना कितनी बारिश हो रही है, या कितना जो है वहां पे धूप पड़ रही है, या फिर कितना ज्यादा उसका टेम्परेचर रह रहा है, या कितना ज्यादा जो है, या कितना कम उसका जो है ह्यूमिडिटी रह रही है, या कितनी स्पीड से हवा चल रही है, या कितने जो है बाकी वहां पे एयर प्रेशर रहता है। ये सारी चीजें एवरेज दिखा के बताई जाएंगी एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ठीक है। वेदर पैटर्न एनुअल वेदर पैटर्न लिया जाता है, वो भी कई सालों तक का, उसका एवरेज निकाला जाता है। द कंट्री अ कंट्रीज क्लाइमेट टेल्स यू हाउ हॉट, कोल्ड और वेट इट इज लाइकली टू बी देयर एट सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर। कि अगर आप किसी जगह का, जैसे कि न्यूयॉर्क लंदन का आप जो है आप देखें कि वेदर, आप जो क्लाइमेट ढूंढे जरा क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में क्या बताया जाएगा कि अच्छा इस मौसम में आप जाएंगे तो ऐसा आपको दिखने वाला है वहां का वेदर, इस मौसम में जाएंगे तो इस तरह का आपका वेदर दिखने वाला है, इस मौसम में जाएंगे तो आमतौर पर इस तरह का वेदर दिखने की उम्मीद है। तो इस चीज को बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया हैज अ जनरली हॉट ड्राई क्लाइमेट। कि ऑस्ट्रेलिया का आमतौर पे गर्मी वाला मौसम रहता है वहां पे, और थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेट रहता है, मतलब सूखापन होता है वहां पे, नमी कम होती है। वेर स्कॉटलैंड हैज अ कूल वेट क्लाइमेट, ठीक है। जबकि स्कॉटलैंड में ठंड पड़ती है और थोड़ी सी हवा में नमी ज्यादा होती है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट और वेदर में पहला फर्क है, इट इज अ एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ लार्ज रीजन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि एक एवरेज निकाला जाता है पूरे कई सालों का, 20-25 सालों का आमतौर पे, कि कैसा रहता है वेदर वहां का। इट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ ऑन डेली बेसिस। के रोज कैसे हालात हैं, एक दिन का एवरेज लगाया जाता है ना, तो उसको बोल देते हैं वेदर। और वेदर एक दिन का भी एवरेज, क्या अभी घंटों का भी लगा दिया जाता है कि अभी इस घंटे में जो है ना ये वेदर है इस जगह का, ऐसे भी लगा दिया जाता है आजकल। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, अभी इस घंटे का आ जाएगा कि ये वेदर है। आगे देखिए क्लाइमेट इज स्टेबल पैटर्न ऑफ वेदर ऑफ अ प्लेस एंड जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड। बोले हैं कि क्लाइमेट जो आमतौर पे चेंज नहीं होता, क्योंकि 25 साल का एवरेज लिया हुआ है आपने। 25 साल के एवरेज को कभी तोड़ता ही नहीं कोई भी
किसी भी जगह पे आमतौर पे 25 साल का एवरेज नहीं टूटता, जैसा है वैसे ही रहता है आमतौर पे मौसम। जबकि वेदर जो है घंटे बाई घंटे भी बदल सकते हैं, दिन बाय दिन भी बदल सकते हैं, और सीजनली तो बदलते ही रहते हैं, ठीक है। वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे, इवन आवर टू आवर। आगे देखिए, मतलब अभी बारिश है, अभी पता लगा धूप निकल गई। आगे देखिए, क्लाइमेट इंक्लूड एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा, कि हर चीज का एवरेज निकाला जाता है टू प्रिवेल इन अ रीजन। वेदर कंडीशन इंक्लूड फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एट अ प्लेस, कि एक जो है पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस पे क्या क्या चल रहा है, अभी बस उसी को बोल देना वेदर। आगे देखिए, वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द इकोसिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट। बोल रहे हैं कि वेदर या फिर क्लाइमेट जो है ना, बात एक ही है, वेदर का या क्लाइमेट, दोनों का असर। असल में वेदर के ही तो एक एवरेज को हम क्लाइमेट बोल देते हैं ना, 25 साल के एवरेज को। तो जो है किसी जगह का क्लाइमेट या कहें तो वेदर, एक जगह पे रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में बहुत कुछ कहता है, ठीक है, कि उससे आपको पता लग जाएगा वहां के जीव जंतु किस तरह के होंगे। वेदर इज व्हाट हैपेंड इन वन प्लेस ऑन अ सिंगल डे और ओवर अ फ्यू डेज और वीक्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट रेन्स और स्नोज, पीपल से द वेदर इज वेट। लाइक एक हफ्ते भर के अंदर अगर जिस तरह का मौसम रहता है ना, उसको बोल देते हैं हफ्ते भर। क्या क्या हफ्ते भर के मौसम जैसा रहता है ना, उसको भी हम वेदर में ही नापते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि अभी जो है ना कुछ दिनों से बारिश हो रही है, तो उसका वेदर बता दिया, ठीक है। या फिर कुछ दिनों से बर्फ गिर रही है। आगे देखिए, द वेदर इज वेट व्हेन इट इज वेरी वार्म आउटसाइड, पीपल से वेदर इज हॉट। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट इज सर्टेन टाइप ऑफ वेदर दैट स्टेज एट अ प्लेस फॉर सेवरल ईयर्स, जो सालों तक जिस तरह का मौसम रहता है उसको बोल देते हैं, जिस तरह का पैटर्न रहता है उसको हम बोल देते हैं क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, डेथ वैली हैज अ डिजर्ट टाइप क्लाइमेट, ठीक है। डेथ वैली एक डिजर्ट है, उसका क्लाइमेट भी डिजर्ट की तरह ही रहता है, जाहिर सी बात है, बहुत गर्मी रहती है, सूखा रहता है। एंड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस नियर द सीज इज वार्मर देन द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज फार अवे फ्रॉम द सी, ठीक है। जहाँ पे मौसम में फर्क होगा, जो समुद्री इलाके वहां का और बाकी सारे इलाकों का, जाहिर सी बात है। डू यू नो टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज आउटसाइड इज मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर ऑन अ कोल्ड विंटर डे। अ थर्मोमीटर माइट शो अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑन हॉट समर डे इट माइट शो 30 डिग्री सेल्सियस। बोलने कि टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से नापा जाता है, जाहिर सी बात है, बच्चे बच्चे को पता है कि थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। तो उस थर्मामीटर को ही जो है ना देखते हैं जरा एनवायरनमेंट में लगा के कि क्या टेम्परेचर है, ज्यादा ठंड पड़ती है तो क्या मतलब, गर्मी में जाहिर सी बात है वो जो है 30 डिग्री सेल्सियस दिखाया, सर्दी में 0 डिग्री सेल्सियस भी दिखा सकता है, ठीक है, सर्दियों में। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी वगैरह हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जितना मैंने पढ़ा है उतना अच्छे से समझ लीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा मैसेज करके, ठीक है। आज हम देखेंगे जरा एक्टिविटी क्या है, क्या बता रहे हैं, और आगे का पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, और अलग अलग तरह की चीजें देखी हमने। वेदर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउड, विंड, ये सारी चीजें। किन सारी चीजों के बारे में आपको पता है दिन का, तो आप दिन का वेदर रिपोर्ट भी दे सकते हैं, जैसे न्यूज पे देते हैं वो सब। एक्टिविटी बोल रहे हैं कि आप जो है ना, आपको पता है कि वेदर के साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, मेट्रियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि बताते हैं कि मौसम कैसे रहने वाला है आज, कल, परसों या एक हफ्ते बाद। उसके बाद का तो कोई नहीं बता पाता। आगे बोल रहे हैं कि आप भी एक मेट्रोलॉजिस्ट की तरह जो है बिहेव करिए एक हफ्ते के लिए। कैसे बोल रहे हैं कि एक थर्मामीटर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे इक्विपमेंट्स तो होंगे नहीं आपके पास। थर्मामीटर लेकर ना रोज शाम को 5 बजे, शाम को 4 बजे, या फिर दोपहर को 2 बजे, जब भी टाइम मिले तो सेम टाइम पर रोज आना। एक हफ्ते तक आप जाइए बाहर और थर्मामीटर लेके खड़े रहिए 2-4 मिनट तक, और देखिए क्या क्या टेम्परेचर आ रहा है, उसे नोट कर लिए। नोट करते रहिए, देखते रहिए कि एक हफ्ते के बीच में क्या हुआ, किस तरह का रहा टेम्परेचर। ऊपर नीचे बढ़ता होगा, जाहिर सी बात है, बढ़ता घटता रहा होगा 1-2 डिग्री का। तो कैसे कैसे रहा ये बात, जो 7 दिन का आप जो है देखिए, आप देखेंगे उस स्टार्ट में तो पता लगेगा, अच्छा इस तरह का। मैंने भी एक वेदर रिपोर्ट तैयार कर लिया है ना। पर वेदर रिपोर्ट भी क्या तैयार करनी है, आपने खाली टेम्परेचर बता दिया है ना। पर और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमिडिटी आपको नहीं पता लगी, आपको विंड स्पीड नहीं पता लगी, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पता लगा, आपको क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता लगा, काफी कुछ नहीं पता लगा। पर कम से कम टेम्परेचर तो पता लगा। टेम्परेचर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है आपकी एक्टिविटी। आगे देखिए, द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। अलग अलग चीजों पे क्लाइमेट डिपेंड करता है। देखिए, इसका क्या मतलब है, इस साइन का इसका मतलब है कि धूप निकल रही है, इसका मतलब है क्लाउड्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि बर्फ गिर रही है, और इसका मतलब जो है आपका कि बताइए आपको बारिश आ रही है, और इसका मतलब तेज हवाएं चल रही है, इसका मतलब कि सर्द मौसम है बहुत ज्यादा, कि बर्फ जम जाए, ठीक है। ये बर्फ गिरने का मतलब है स्नोई, और इसका मतलब बर्फ जमने का मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। आगे देखिए, अमाउंट ऑफ सनशाइन इट गेट्स, कि कितनी धूप पड़ रही है, इस चीज पर डिपेंड करता है किस तरह का वहां पे रहने वाला है क्लाइमेट, है ना।
मतलब किस तरह का क्लाइमेट रहता है वहाँ पे? क्लाइमेट तो आपको बताइए कि ओवरऑल मौसम कैसा रहता है वहाँ का। जैसे शिमला, शिमला में बहुत कम धूप पड़ती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। आगे देखिए, वेदर द रीजन इज हिली और प्लेन, कि वो पहाड़ी इलाका है या सिंपल इलाका है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि समुद्र से कितने दूर है। समुद्र से कितना दूर है इससे फर्क पड़ने वाला है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हवा की नमी उसी से तो डिपेंड करती है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है? देखिए ये रहा हमारा ग्लोब, ठीक है, अर्थ की पूरी ये डायग्राम है। इसमें देखिए क्या है, बीच की जो लाइन जा रही है ना, जो घूम कर पूरे अर्थ के जो लपेट रखी है, बीच लाइन को बोल देता हम इक्वेटर। बीच का हिस्सा, बीच की लाइन अर्थ की, ठीक है, पूरा गोल घूम के आ रही है। तो इसके पास अगर जो भी जमीन होगी ना, वहां पे धूप थोड़ी ज्यादा पड़ती है, और ऊपर और नीचे के इलाकों में यहाँ पे कम होती है। ये बीच के जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो होता है ऊपर का और नीचे का इलाका जो दूर दूर होता है उसको बोलते हैं हम पोलर रीजन। पोलर साइड में क्या होता है, धूप कम पड़ती है, इसलिए दोनों ही साइड में, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों ही तरफ जो है बर्फ जमी होती है अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। और खुशकिस्मती से हमारा इंडिया भी आता है इक्वेटर के पास ही, इक्वेटर के ऊपर ही है बल्कि इंडिया। तो क्या होता है कि मतलब इक्वेटर बीच में ही से निकलता है इंडिया के। तो उससे क्या होता है, मतलब बीच में से नहीं निकलता, थोड़ा सा नीचे ही हो जाता है, पर हम भी आते हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही, ठीक है। ये देखिए इंडिया यहाँ पे, तो ये नीचे यहाँ पे इक्वेटर से थोड़ी सी नीचे आ गया, और थोड़ी ऊपर आ गया इक्वेटर से तो आ गया हमारा इंडिया। तो हमारा भी जो है कैसा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, इसलिए अच्छे खासे पेड़ भी दिखते हैं यहाँ पे, अच्छा मौसम भी रहता है। सोचिए अगर बहुत ज्यादा दूर होता पोलर रीजन में तो ठंड ठंड से हालत खराब हो जाती। आगे बोल रहे हैं, विंड अफेक्ट्स क्लाइमेट बाय कैरिंग वार्म और कूल एयर टू एरियाज, इट आल्सो ब्रिंग्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। बोले कि हवा कैसे चल रही है वहां पे, तेज चल रही है, हल्की चल रही है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और कहाँ से आ रही है हवा, वो हवा और भी ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज से। क्यों? सोचिए किसी ठंडी जगह से हवा आ रही है तो वहां का मौसम भी ठंडा हो जाएगा जहाँ हवा चलेगी। और अगर कहीं गर्म जगह से आ रही है, कहीं रेतीली जगह से आ रही है, तो वहां का भी टेम्परेचर गर्म कर देगी आके जिस जगह पे आएगी। आगे बोला, द टाइप ऑफ लैंड इन एन एरिया अफेक्ट्स द क्लाइमेट टू। जिस तरह की जमीन होगी ना जिस एरिया की, उस तरह का वहाँ का क्लाइमेट भी होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंजेस कैन ब्लॉक cold air of also places that are at high elevation are usually cooler than nearby places at low elevation। बोल रहे हैं कि अब मान लिए कि जमीन भी जमीन से भी फर्क पड़ता है आपका। देखिए कि जमीन ऊंची है नीचे, उससे भी एक बड़ा फर्क पड़ता है। कैसे? तो बोलते हैं कि आमतौर पे कोई जगह जो है ना ज्यादा ऊंची नहीं है, तो वहां पे ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ेगी। पता है क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सोचिए तेज हवाएं जो चल रही होंगी, मतलब उसकी तो बहुत सारी वजह है कि जमीन के पास जो है ज्यादा ठंड नहीं रहती, गर्मी रहती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे आते हैं ना, जैसे जैसे हम जाते हैं, हर 1 किलोमीटर पे ना लगभग 5 डिग्री का फर्क आ जाता है, 5 डिग्री ठंडा हो जाता है जितना 1 किलोमीटर ऊपर गए तो। और माउंट एवरेस्ट कितनी दूर है? जमीन से 9 किलोमीटर ऊपर है लगभग, मतलब कि 45 डिग्री का फर्क तो वैसे ही आ गया। तो इतना ज्यादा ठंड रहने वाली है कि मतलब यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पे अभी कितना टेम्परेचर है, मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहाँ से हम 9 किलोमीटर ऊपर चले जाए माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई पे, तो कितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे? -45 कर दिया, आ जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। हो गया ना, अपने आप ही बर्फ जमने से भी कम का टेम्परेचर आ गया सेम जगह पे जहाँ पे हम बैठे हैं वहां पे भी। तो यही होता है, इस वजह से जो है पहाड़ों पे ठंड रहती है। तो क्या बोलते हैं कि जब ठंडी हवाएं चलती है ना, तो ठंडी हवाएं ऊपर की नीचे ना आए, उसके लिए पहाड़ जो होते हैं वो उन हवाओं को रोक लेते हैं वहां से, उसे नीचे नहीं आने देते। मतलब उस हवा को जो है उस जगह बहने नहीं देते जहाँ पे एलिवेशन थोड़ा कम है, तो वहां पे अपने आप ही ठंड थोड़ी कम रहती है। तो ये भी होता है कि एलिवेशन से फर्क पड़ता है लैंड की। और वहां की जमीन कैसी, उससे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। मान लिया कि जमीन जो है सूखी सागी है, तो क्या होगा, पानी को सूखेगी नहीं, ना पानी को सूखेगी ना वो एब्जॉर्ब के बाद जो है वेपोरेट करेगी पानी को, तो होगा क्या? नुकसान होगा उससे बहुत ज्यादा। वहां पे गर्मी पड़ने वाली है, हवा रूखी होने वाली है वहां की। जैसे रेगिस्तान वगैरह, वहां पे क्या होता है ना, बारिश होती है। क्यों नहीं होगी बारिश वहां पे? क्योंकि समुद्र से कोई वहां पे लेते हुए जाते ही नहीं बादल आमतौर पे। और वहां की खुद की जमीन भी सोखती नहीं है कोई सा पानी के, सोख कर इवेपोरेट करके बादल बना के कुछ बारिश करती, कुछ है ही नहीं उसके पास, दिक्कत ही हो गई। आगे देखिए, क्लाउड्स अफेक्ट क्लाइमेट बाय ब्लॉकिंग द हीट रिसीव्ड फ्रॉम सन ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द नाइट क्लाउड्स कीप हीट फ्रॉम स्केपिंग इनटू स्केप। बोल रहे हैं कि जो है कि क्लाउड्स बहुत काम आती है हमारे। कैसे? सुबह के वक्त अगर, दिन के वक्त अगर तेज ज्यादा क्लाउड्स है ना, तो क्या करेंगे, धूप पड़ने से रोक लेंगे हमें, तो ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी सुबह के टाइम, मतलब दिन के टाइम पूरे दिन, तो अच्छे से दिन गुजर जाएगा। अब रात होगी तो क्या होगा, रात में जो है ना गर्मी एस्केप होकर ऊपर जाना चाहिए, पर ऊपर है बादल, वो उस गर्मी को ना हटने नहीं देंगे वहां से, तो गर्मी भी ट्रैप होकर रहेगी हमारे पास। तो रात में ना ज्यादा ठंड पड़ेगी ना दिन में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, दोनों मामलों में हमें फायदा होने वाला है। जबकि रेगिस्तान में क्लाउड होते ही नहीं, दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंड।
आगे देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। अब देखिए सबसे ज्यादा फर्क तो क्लाइमेट को ह्यूमन एक्टिविटी से ही पड़ता है। इतना सारे जो कार्बन एमिशन करते हैं हम, इतना सारी जो डिफोरेस्टेशन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। When people burn fuels such as oil and coal to run cars and heat homes, the fuel released harmful gases into the air। बोल रहे हैं कि जो आप चलाते हैं गाड़ी वगैरह, जो आप पेट्रोल बर्न करते हैं, उस सबसे harmful gases निकलती हैं। These gases trap the heat on the earth due to the which earth is slowly getting warmer। बोल रहे हैं कि ये जो है ना गैसेस जो आप हवा में छोड़ते हैं, नुकसानदायक गैसें, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि गर्म कर रही हैं हमारे पूरे ग्लोब को। तो इस चीज को हम बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे नुकसान होता है बहुत सारा। एंड दिस मे कॉज बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा गैसेस इन द एयर, द फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गर्मी हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है, इससे जो है एक चेन रिएक्शन बन जाती है, एक चीज से हर चीज बिगड़ती हुई जाती है और हमारा पूरा जो है एनवायरनमेंट खराब हो रहा है इससे। Global warming is causing the negative impact on life on Earth. One of the major causes of global warming is cutting of trees. Trees decreases the large amount of carbon dioxide by inhaling it during the photosynthesis. That decreases the large quantity of CO2 from the atmosphere that lowers the risk of global warming। कि एक बहुत बड़ा रीजन भी है ग्लोबल वार्मिंग का कि जो पेड़ काट रहे आ रहे हैं ना हम इतने सारे, पेड़ काटने से क्या हो रहा है कि वो अच्छा खासा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेता था एक पेड़, अब उसे आपने काट दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? और वो साथ साथ ऑक्सीजन भी छोड़ता था, तो मेंटेन करके रखता था पूरे अर्थ को। अब ये हो ही नहीं रहा। अभी थोड़े टाइम पहले जो है यहाँ पे अफ्रीका में इतनी बड़ी आग लगी थी, उसने जो है मतलब दुनिया की अमेज़न, मतलब अमेज़न पूरा वो खत्म हो गया था। सोचिए अमेज़न जो है हार्ट कहा जाता था पूरे, वो फेफड़े कहे जाते हैं, लंग्स कहे जाते थे दुनिया के, वो इतना अच्छा खासा जल गया। मतलब करोड़ों पेड़ जल गया वहां पे, और लाखों जो है वहां पे जानवर मर गए। तो सोचिए इतनी बड़ी बात है। तो इसी सबसे हमें रोकने की जरूरत है थोड़ा। अब बोलें कि किस तरह से रोटेशन अर्थ की और रेवोल्यूशन अर्थ की क्लाइमेट को चेंज करती है, तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए, ठीक है? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स वेदर एंड क्लाइमेट। उससे पहले हमने क्या क्या जाने थे? एलिमेंट्स ऑफ वेदर जाने थे कि वेदर के बारे में क्या क्या जान जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा वेदर के बारे में। क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिफरेंशिएशन पता करी थी हमने, और उसके बाद कुछ जाना था हमने कि किस तरह की सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे क्लाउड्स होंगे नहीं होंगे, मतलब ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि वहाँ का जो है ना किस तरह क्लाइमेट होने वाला है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वहाँ पे धूप कितनी बढ़ रही है, बादल कितने होते हैं, बर्फ कितनी पड़ती है, बारिश कितनी होती है, हवा कैसे चलती है, और इस सारी चीजें पता चल जाती हैं हमें। ये सारी चीजें पता हो तो हमें पता रहता है कि वहाँ का किस तरह का क्लाइमेट रहने वाला है, ठीक है? और जाना था कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है धीरे धीरे, जो हम जहरीली गैसें छोड़ रहे हैं अपने हीट इंजन से, जो इंजन है हमारे कार्स में लगी हुई, उन सब से। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि अर्थ की रोटेशन जो है ना एक बड़ा रोल निभाती है किस चीज में? मौसम में। क्या बोले? अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ अर्थ। कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे गोल 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 घूमती रहती है एक लट्टू की तरह। ये आपको पता है, इसे हम स्पिनिंग ऑफ अर्थ बोलते हैं। द स्पिन टेक्स 24 आवर्स। देखिए एक दिन 24 घंटे का होता है ना, इसलिए होता है क्योंकि एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है वो, ठीक है? मतलब 12 बजे दोपहर में 12 बजते हैं ना, तो अगले दिन के 12 जो दोपहर के बजे होता है पूरे 24 घंटे के होते हैं। 24 घंटे में वो सूरज हमें उसी जगह पे दिख रहा होता है जहाँ पे पिछले दिन दिखा होता है। तो मतलब पूरा चक्कर हमारे जो है अर्थ ने अपने ही एक्सिस पे घूम कर लगा लिया। The Earth revolves around the Sun and it takes 365 days and one and a fourth day। ठीक है, मतलब कि लगभग 365 दिन और एक चौथाई दिन और अलग से लगता है, ठीक है? हमें जो है एक मतलब 365 दिन से थोड़ा सा आधा दिन और लगता है हमें जो है एक पूरा रेवोल्यूशन लगाने के लिए। सन का जो पूरा राउंड लगाते हैं ना हम, तो उसमें 365 दिन और फिर एक चौथाई दिन और लग जाता है। अब पता है ये एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई मिलके जो है ना हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जिसके अंदर कितने दिन होते हैं? 366 दिन, 366 डेज। ठीक है, इन सबको हम काउंट करके एक बार लिख लेते हैं कैलेंडर में अपने। होता नहीं है एक बार फरवरी का महीना जो है 28 का नहीं बल्कि 29 का हो जाता है, तो 29 का इसीलिए होता है, हर 4 साल में एक बार होता है वो। टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स डे पैटर्न। डे पैटर्न तो आपको पता है कि देखिए रात में क्या होता है कि अर्थ जो है ना घूम के जो है हमारे इससे जो पीछे की तरफ आ चुका होता है, तो उस टाइम हमें रात दिखती है, उस टाइम धूप सामने नहीं पड़ रही होती हमारे। जब हम सामने की तरफ चले आते हैं घूम के तो बोल देते हैं कि दिन हो गई, ठीक है? अब किसी हिस्से में दिन होता है एक टाइम पे, और तो किसी हिस्से में रात हो रही होती है। जैसे अभी यहाँ पे दिन है मान लीजिए,
तो किसी और हिस्से में, दूसरे हिस्से में अर्थ के रात हो रही होगी। जब वो हिस्से पे दिन होगा, वो घूमकर इधर आ जाएगा सन की साइड में, तो वहां दिन होगी और यहाँ पे रात हो रही होगी। तो ये ऐसे ही चलता है दिन भर का पैटर्न। सन स्टेशनरी एंड द अर्थ स्पिन्स। सो बोलने के सन तो एक जगह पे टिका रहता है, अर्थ जो है गोल गोल घूमता रहता है। वैसे ये बात ही पूरी तरह से सही नहीं है, सन भी घूमता रहता है, वो भी जो है जाता है अपने एक्सिस पे भी घूमता है, वैसे भी ट्रैवल करता रहता है, पर हम भी इसके साथ साथ ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि पूरी सोलर सिस्टम, पूरा गैलेक्सी सब ट्रैवल करता है, पर हम सब साथ साथ ट्रैवल करते हैं, रिलेटिवली कुछ फर्क नहीं पड़ता चलता है। जैसे मान लिया कार है, कार के अंदर आप बैठते हैं किसी के साथ, तो 100 की स्पीड पे भी कार चल रही है, तो आपको पता लगेगा आपके बराबर वाला तो बराबर भी बैठा रहेगा, है ना। आप उनको हाथ में मिला सकते हैं बिना दिक्कत के, जबकि दोनों आप स्पीड में चल रहे हैं, पर दोनों साथ में सेम स्पीड पे चल रहे हैं ना, इसलिए पता नहीं चलता हमें। तो ऐसे ही होता है, हम दोनों साथ, अर्थ भी और सन भी साथ साथ चलते रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि एक जगह टिका हुआ है। समझ गए। अब देखिए, बोल रहे हैं कि सो ओनली हाफ ऑफ इट्स रिसीव लाइट, कि हाफ, आधी अर्थ को रिसीव कर, आधी अर्थ को ही मिलती है सनलाइट एक बार में। अब सर जब सन जो, जब अर्थ जो है गोल घूम जाता है, घूमता रहता, तो बाकी फिर आधे पे पड़ती है धूप। जहां जहां पड़ती है वहां पे बोलते हैं दिन हो रही है, जहां पे नहीं पड़ती है धूप, उसको बोलते हैं कि रात हो रही है। Hence the part that receives sunlight has day and the part which does not receive light has night। देखिए इस तरह से देखिए। अब ये क्या चीज है, ये बोल रहे हैं कि अर्थ भी ने एक एक्सिस पे मुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री पे, ऐसे ना 22.5 डिग्री पे, हाँ 23 नहीं 22.5 डिग्री पे अर्थ ना झुका हुआ है। इसी झुकने की वजह से अक्सर जो मौसम में बदलाव आते हैं ना, इसी की वजह से आते हैं समय, ये ज्यादातर मौसम में बदलाव, ठीक है, जगह जगह पे। The axis of Earth is not perfectly straight. It is tilted at an angle of 22.5 degree with vertical line। कि वर्टिकली जो है ना, वर्टिकल से 22.5 डिग्री ऐसा घुमा हुआ है ये, है ना। देखिए घुमा हुआ तो दिख रहा है हमें। देखिए ये होता है आपका सीधा, ठीक है, पर ये कैसा है, इस तरह का है, लगभग इस तरह से मुड़ा हुआ है 22.5 डिग्री पे, इधर से इधर का 22.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर इतना घुमा होता तो क्या बोलते हैं 90 डिग्री पे टिल्ट हुआ हुआ है, यहाँ से एक्सिस से, सीधे वाले एक्सिस से, वर्टिकल एक्सिस से। पर वर्टिकल एक्सिस से ये सिर्फ कितना हुआ हुआ है, 22.5 डिग्री। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। बोलते हैं कि ना राउंड राउंड नहीं घूमता अर्थ जो है सन के अराउंड, बल्कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ऐसे शेप में, इस तरह की शेप में, सन यहाँ पे और ये अर्थ ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे मान लीजिए कि सन है ना, जब इधर से गुजरा, यहाँ से पास आ गया सन के, तो बोलते हैं उस टाइम पे गर्मी का मौसम चल रहा है। जब दूर दूर गया तो बोल रहे हैं कि अच्छा अब ना ज्यादा गर्मी है ना ठंड है, ठीक है। अब फिर और दूर चला गया तो बोलते हैं अब तो बड़ा ठंडी का टाइम है, ये होगा नवंबर दिसंबर आ गई तब, है ना, जनवरी आ गई, अब फरवरी आ गई, मार्च आ गई, तो फरवरी और मार्च में अच्छा मौसम होगा, क्यों, क्योंकि मीडियम दूरी पर रहेगा सन के अर्थ। और जब मई जून का टाइम आएगा तो बिल्कुल सामने अर्थ के बिल्कुल बराबर में, फिर अर्थ जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा, तब बोलते हैं कि तेज गर्मी बढ़ रही है। पर यही बार बार सिस्टम चलता रहता है, 365 दिन में पूरा ये राउंड लगा लेता है अर्थ। And at the same time it rotates about its own axis also। It is just like a moving top, कि एक लट्टू की तरह ही घूमता रहता है ये भी। As the top rotates around its own axis and cover a curved path at the same time, hence depending upon the sunlight received, each and every part of the earth has different climates। As surface of earth is curved, so every part of it does not receive equal amount of sunlight। बोल रहे हैं कि अर्थ के हर एक पार्ट पे जो है ना सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं पड़ती, कहीं पे ज्यादा पड़ती है, कहीं पे कम पड़ती है। ट्रॉपिकल रीजन से मतलब बीच की जगहों पे ज्यादा पड़ती है, पोलर रीजन से मतलब कोने की जगहों पे कम पड़ती है धूप, जाहिर सी बात है, तब इसलिए वहां पे ठंड भी रहती है, बर्फ भी जमी रहती है। अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जितना अभी यहाँ पे समझाया उतना आप समझ लिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लिएगा मैसेज करके। और ये 22.5 डिग्री पे झुका हुआ है ना, इसका भी मौसम से बहुत लेना देना है, पर ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए है नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे अर्थ के रेवोल्यूशन और अपने एक्सिस पे जो रिवॉल्व करता है, ये दोनों चीजें कैसे अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, क्या पढ़ने वाले हैं, एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, के अलग अलग क्लाइमेट के अंदर किस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं वहाँ के एनिमल्स। All the features developed by animals to survive in a habitat are called adaptations। जितने भी बदलाव आते हैं उनके शरीर में, किसी भी जानवर के, जानवरों में हम भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, सबके अंदर है ना, एनिमल्स के ही तो हिस्से में आते हैं, भी कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी बदलाव आते हैं पूरे जानवरों में, वहाँ के माहौल के हिसाब से, उन सारे चीजों को हम बोल देते हैं एडेप्टेशंस।
The world is always changing. Animals must also change to survive in different climate conditions of different habitats. These changes are called adaptations. Adaptations may take many years to appear. मतलब कि कई साल लग सकते हैं, कई साल क्या, कई हजारों साल भी लग सकते हैं वो सारे एडेप्टेशंस को आने में एक जानवर के अंदर. Features and peoples change the places where animals live. uh, Animals usually adapt to find food and to stay safe. आमतौर पे जो जानवरों में बदलाव आता है वो इसलिए आता है ताकि जो है वो खाना आसानी से ढूंढ सके और अपने आप को सेव कर सके, मतलब कि बाकी सारे जानवरों से अपने आप को बचा सके और वहाँ की क्लाइमेट से भी अपने आप को बचा सके. उस हिसाब से क्या उनके ऊपर जो है कुछ परत चढ़ जाती होगी, मतलब उनकी स्किन मोटी हो जाती होगी उस हिसाब से, जैसा क्लाइमेट है उस हिसाब से. और मतलब लंबे टाइम में, 1000-2000 साल में, ऐसा नहीं कि दिन में ऐसा है रात में कुछ और हो गया, ऐसा नहीं. एक लंबे टाइम में वो इस तरह से डेवलप हो जाते होंगे और अपने आप को बचाने के लिए कुछ उनके जहरीले दांत या फिर कुछ इस तरह की अलग अलग चीजें डेवलप हो गई होंगी, पंजे डेवलप हो गए होंगे ताकि अपने आप को सेफ रख सकें बाकी सारे जानवरों से भी और खाना ढूंढ सकें आसानी से. इसके वजह से शायद तेज स्मेल आ गई हो उनके पास जो है सूंघने की, खाना दूर से ही सूंघ ले. आगे देखिए क्या बोल रहे हैं. इफ एन एनिमल चेंजेस द वे इट एक्ट्स टू स्टे अलाइव, इट इज कॉल्ड बिहेवियरल एडेप्टेशन. कि एक तो होता है कि अपने आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना कोई एनिमल ताकि वो जिंदा रह सके, उस चीज को बोल देते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन. फॉर एग्जांपल, geese fly south in the fall. The behavior allows them to stay warm and find food during winter. बोलते हैं कि गीज जो होते हैं ना वो अ, उड़कर उड़कर चले जाते हैं साउथ में. क्यों चले जाते हैं? ताकि जब ठंड बढ़े तो अपने आप को ठंड से बचा सकें और इसलिए वो जो है इधर से उधर बिहेव करते हैं. कैसा? फ्लो कर जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं वो जैसे ही ज्यादा ठंड पड़ती है तो. इस ये भी एक एग्जांपल है बिहेवियरल एडेप्टेशन का. चेंजेस ऑफ एन एनिमल्स बॉडी आर कॉल्ड फिजिकल एडेप्टेशन. जो भी शरीर में चेंज आता है किसी एनिमल के उसको बोलते हैं फिजिकल एडेप्टेशन. फॉर एग्जांपल, कैमेलियन कैन चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज. कि कैमेलियन जो है ना अपना चेंज कर सकता है कलर भी ताकि वो दुश्मनों से बच सके. कैमेलियन एक तरह का जानवर होगा. आगे देखिए एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन हॉट क्लाइमेट. अब किस तरह से डिजर्ट्स वगैरह में सरवाइव कर पाते होंगे. यहाँ पे नॉर्मल यहाँ का अगर कोई जानवर वहां पे ले आओ तो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा इतनी गर्मी में, है ना. हम तो सरवाइव कर भी आएंगे. क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हमें खाना भी मिल जाएगा वहां पे टाइम पे, क्योंकि हम वो नहीं है ना, दर बदर नहीं भटकते खाने के लिए, जबकि इन सबको भटकना पड़ता है खाने के लिए जानवरों को. तो ये सब नहीं सरवाइव कर पाएंगे जिनको वहां पे रहने की आदत नहीं है. तो इस देखिए इसमें सरवाइव करने के लिए कैमल्स ने क्या करा. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कैमल दैट हेल्प टू स्टे एंड सरवाइव इन इट्स सराउंडिंग्स. पहला है आपका नॉस्ट्रल्स कीप द सैंड आउट. इस तरह के नाक बने हुए इनके जो कि हवा के अंदर बहुत सारी रेत मिक्स होगी. वो इतनी सारी रेत अगर फेफड़ों में चले आए तो क्या होगा? नुकसान होगा. एक लंबे टाइम पे 1-2 साल में आदमी मर भी सकता है, कोई भी जानवर मर भी सकता है इतनी सारी रेत जाने के बाद जो. तो इसके नॉस्ट्रल्स इस तरह से बने होते हैं कि रेत को फाइन कर देते हैं वो, मतलब कि छान देते हैं वो, फिल्टर कर देते हैं, अंदर नहीं आने देते. लॉन्ग आई लैशेज प्रोटेक्ट कैमल्स आईज फ्रॉम सैंड. के लंबे लंबे आई लैशेज होते हैं जो कि धूल मिट्टी से बचाते हैं उसकी आंखों को भी. लॉन्ग हेयर प्रोटेक्ट द कैमल फ्रॉम सनबर्न. द हेयर कीप द एमल वार्म एट नाइट. कि देखिए ये लंबे लंबे जो फर है ना वो क्या काम करते हैं, कि इंसुलेशन की तरह काम करते हैं. बहुत ज्यादा गर्मी में जो है ठंडक प्रोवाइड करते हैं, बाहर की गर्मी नहीं आने देते, धूप नहीं आने देते इसके शरीर पे डायरेक्ट. और रात में जो है गर्मी प्रोवाइड करते हैं कि अंदर शरीर की गर्मी बाहर ना निकल जाए, क्योंकि रात में होती है ठंड ऐसी जगहों पे. अब देखिए और क्या है. देखिए ये हम्प है कुछ. यहाँ पे क्या होता है, फैट इन द हम्प कीप्स द कैमल अलाइव. द कैमल यूजेस द फैट व्हेन देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ फूड. स्कैरसिटी मतलब कि कमी, जब कम होता है ना फूड तो क्या बचाता है, ये फैट जमा कर रखा होता है इसने अपने हम्प पे और यहीं पे से जो है ना फैट को ही यूज करता रहता है लंबे टाइम तक. आगे बोल रहे हैं इसके फुट कैसे होते हैं. टोज हैव loosened skin between them. The camel's feet does not sink into sand. The skin keeps the camel sinking from skin. कि उनके पैर होते हैं थोड़े स्पंज टाइप के, स्पंज टाइप के होते हैं तो आसानी से धंसते नहीं है रेत के अंदर. Camels are really adapted. Camels are ideally adapted to living and traveling in deserts. बहुत अच्छे से बने हुए हैं ये डिजर्ट्स में इधर उधर जाने के लिए, इसलिए तो इन्हें शिप ऑफ द डिजर्ट भी कहा जाता है. Camels are well adapted to the desert scarcity of food and water. A camel can go for 3 months without drinking water. बोलिए 3 महीने बिना पानी पिए रह सकता है कैमल, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग फूड. बिना खाया ना खाए और बिना पानी पिए. सोच लिए जरा 3 महीने, सोचने में कैसा अजीब सा लग रहा है. When a camel eats, it stores fat in its hump.
The camel can use the stored food for energy when there is no food available. The hump shrinks as the camel uses the fat and it grows when the camel eats again. आगे बोलना है adaptation of animals to animal to very cold climate, the polar region. ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी जितना कराया है बस उतना पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज्यादा ठंड में किस तरह से एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, मतलब ढाल लेते हैं वहां पे. द पोलर रीजन आपको पता है कि अर्थ के दो हिस्से होते हैं मेन जिसमें बांटा है हमने. एक तो होता है ट्रॉपिकल रीजन मतलब बीच का हिस्सा, एक होता है पोलर रीजन मतलब किनारे वाले हिस्से, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा. तो इन दोनों हिस्सों को बोलते हैं पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत कम धूप पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा ठंड रहती है, पूरी बर्फ जमी रहती है वहां पे. The polar regions are the coldest places on the earth that are covered with snow and ice for maximum time of the year because they receive less sunlight. कि बहुत ज्यादा कम धूप पड़ती है इसलिए ज्यादातर एरिया वहां पे आइस से कवर रहता है. सम कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया एंड अलास्का इन द यूएस. ये सारे देश हैं जो कि रहते हैं पोलर रीजन में. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एनिमल एडेप्टेशन इन द पोलर रीजन इज पोलर बियर्स. पोलर बियर देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है इस तरह की जानवरों के लिए जो वहां रहते हैं. दैट इज हाईली अडेप्टेड टू लिव कंफर्टेबली इन पोलर एरियाज. अदर एनिमल्स लाइक पेंगुइन, सील, व्हेल, reindeer, musk and walrus are also found here. केस इस तरह के जो जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं. Let us discuss how these animals adapted themselves for such a climate. देखते हैं जरा कैसे कैसे अपने आप को चेंज करा इन्होंने. Polar bears is the only animal on earth that feeds on the largest amount of meat. कि इतने ज्यादा खाने वाले अकेले पूरी दुनिया में इकलौते इस तरह के जानवर है पोलर बेयर जो इतना अमाउंट में मीट खा जाते हैं. देखिए व्हाइट कलर का है, ठीक है, पोलर बेयर दिख भी नहीं रहा ठीक से. तो व्हाइट कलर का इसीलिए होता है ताकि छुप सके यहाँ पे सफेदी में अपने शिकार को खा जाए तो शिकार को पता ना चले कि पास पहुंच गया ये. और क्या वजह होती है इतने मोटे फर की बहुत सारी रीजन होती है. एक तो गर्मी पहुंचाना इसको. आगे देखिए, इट इज द ओनली एनिमल दैट एक्टिवली हंट्स ह्यूमंस. कि ऐसा एनिमल है जो एक्टिवली हंट करता है ह्यूमंस को. कोई इंसान इसके आसपास पहुंच जाए तो फिर जिंदा नहीं बचेगा. इट इज ऑल्सो द टॉप प्रीडेटर्स इन आर्कटिक रीजन. प्रीडेटर्स जो मारने वाले होते हैं ना, जो खतरनाक होते हैं, जान लेने वाले, उनको बोलते हैं प्रीडेटर्स, जो आर्कटिक रीजन से पाए जाते हैं. इट फीड्स ऑन सील्स एंड वॉल्रसेस फाउंड इन दैट रीजन. अब ये वॉल्रसेस को और सील्स को खाता है. ये रहा देखिए वॉलरस, देख रहे हैं आपको, लंबे लंबे दांतों वाला, ये ये होता है वॉलरस, इसे खाता है पोलर बेयर. तो देख ले सील कुछ इस तरह के होते हैं ना, सील जो रहते हैं पोलर रीजन से, देखिए पूरे बर्फ के आस पास रह रहे हैं तो इन्हें भी खाता है. अब बोल रहे हैं पोलर बेयर्स आर फाउंड थ्रू आउट द आर्कटिक. दे यूजुअली लिव ऑन सी आइस एंड अलोंग शोर्स. कि यहीं पे ही पाए जाते हैं ज्यादातर जो है पोलर बेयर जो है. यहाँ पे तो उनका कोई काम है नहीं क्योंकि यहाँ पे रह नहीं पाएंगे जिंदा, होना चाहिए बहुत ज्यादा ठंड. द पोलर बेयर इज लार्ज एंड हैवी. इट हैज अ स्मॉल हेड. छोटा सिर होता है, बहुत भारी भरकम होते हैं. लॉन्ग नेक, राउंडेड ईयर्स एंड शॉर्ट टेल. द फ्रंट लेग्स आर शॉर्टर देन द बिहाइंड लेग. बोलते हैं कि सामने वाले पैर थोड़े छोटे होते हैं पीछे वाले लेग के मुकाबले, इसलिए कभी कभार खड़े भी हो जाते हैं बेयर्स. The large paws of bear help spread its weight over a large area. के बड़े बड़े ना स्पंज टाइप के इसके हाथ होते हैं और पैर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मतलब फैले हुए, जिससे जो अपने एरिया को स्प्रेड कर देते हैं अपने वजन के. अगर नहीं करेंगे तो पतले पतले छोटे हाथ पैर होंगे तो इतना भारी भरकम वजन कैसे उठाएंगे इतने छोटे हिस्से पे, ज्यादा वजन पड़ेगा. और ऊपर से सोचिए कहीं पे झील वील पे गया है चलने के लिए, वहां पे पैर ही इसका धस गया कहीं तो वहां की बर्फ के अंदर, तो इसलिए भी वहां पे काम आता है ये कि बर्फ में ज्यादा इसके पैर धसे ना. आगे बोल रहे हैं, दिस प्रिवेंट द आइस फ्रॉम ब्रेकिंग अंडर द बियर्स वेट. कि जिससे बर्फ नहीं टूटेगी इसके वेट से. द बॉटम ऑफ द पॉज हैव थिक ब्लैक पेस कवर्ड क्लॉज आर यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा ग्रिप व्हाइल रनिंग और क्लाइंबिंग एज वेल एज ग्रास्पिंग प्रे. बोल रहे हैं कि इनके पास लंबे लंबे नाखून भी होते हैं जिससे क्या फायदा होता है कि पकड़ने में अपने शिकार को, प्रे बोलते हैं शिकार को, पकड़ने में काम आता है. और जो है कहीं पे पंजा गड़ाने में काम आता है, कहीं पे ग्रिप बनाने के लिए. अब ये क्या बोल रहे हैं, द बॉटम ऑफ द पॉज हैव थिक ब्लैक पेस्ट कवर्ड विद स्मॉल बम्प्स कॉल्ड पेपिलाए.
देखिए पेपिला क्या है, ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का जो है ये उठा हुआ सा है, थोड़ी इसके जो है इस तरह का सब्सटेंस है जो कि बर्फ पे जल्दी फिसलता नहीं है। और ये साथ में फर है, फर भी जो है ग्रिप बना के रखता है आपका बर्फ के ऊपर, ठीक है। और ये बोल रहा है द फर एंड द पेपिला स्टॉप द बियर फ्रॉम स्लिपिंग ऑन आइस। शार्प कर्व्ड क्लॉज आर यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा ग्रिप व्हाइल रनिंग और क्लाइंबिंग एज वेल एज ग्रास्पिंग, ठीक है। जो क्लॉज हैं उसके पंजे वो भी बहुत काम आते हैं इसके। द पोलर बियर इज वेल अडेप्टेड फॉर इट्स लाइफ इन द कोल्ड आर्कटिक रीजन एज इट हैज अ लेयर ऑफ blubber about 4 inch thick. Blubber is a thick layer of fat found under the skin. बोल रहे हैं कि इनकी चर्बी होती है 4 इंच मोटी। सोचिए 4 इंच कितना हो गया, हमारी पूरी उंगली की लंबाई, ठीक है, वो हो गई 4 इंच, उससे भी ज्यादा बल्कि। तो इतने ज्यादा मोटी जो है परत होती है इनके पास, किस चीज की, फैट की। अब उससे कहाँ ठंड जाने वाली है अंदर, है ना। फिर तो ठंड लगती भी नहीं होगी ज्यादा कुछ, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए। तो इतनी मोटी लेयर होती है, इसलिए आराम से वहां पे मजे में रहते हैं। आगे बोल रहे हैं इट कीप्स द बियर वार्म बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। के पानी में भी डुबकी लगा लेना तब भी ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी ये गर्मी रहेंगे। सोचिए 4 इंच मोटी लेयर है, इंसुलेशन है इनके पास फैट की, तो कहाँ से ठंड लगने वाली। द बियर डिग्स अ होल इन द स्नो एंड कर्ल्स इन इट ड्यूरिंग एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी डेज। बहुत जब ज्यादा ही ठंड पड़ने लगती है ना, बर्फ गिरने लग जाती है, तो एक छोटा सा छेद बना लेते हैं बर्फ के अंदर और उसी के अंदर सो जाते हैं। इट ऑल्सो कवर्स इट nose and mouth with its paws on such occasions. पॉज किसको बोलते हैं, पॉज पूरे पैर के जैसा हाथ होती है हथेली, हथेली क्या होता है, और या फिर पैर का नीचे का हिस्सा वो होता है ना, वो इसमें कहा जाता है पॉज। पोलर वेयर के मामले में पैर के नीचे के हिस्से को जो है पॉज कहा जाता है, पूरा हिस्सा जो है, ठीक है। और इसके जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा है उसको बोलते हैं पेपिलाए, है ना। तो इससे ही अपने हाथों से या कहें तो पैरों से ही अपने जो है मुंह और नाक को ढक लेते हैं जब बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है, तो ताकि बर्फ जो है जाए ना इसके मुंह के अंदर, so that heat does not prevent so does escape so that heat does not escape through these areas. Its small ears and short tail also prevent heat loss. इनके छोटे छोटे जो कान हैं और छोटी सी जो छोटी सी जो पूंछ है ये भी जो हीट लॉस को बचाती है। अब देखिए जितना ज्यादा एरिया एरिया बड़ा होता है ना किसी भी जानवर का, तो उतनी ज्यादा वो हीट बाहर लॉस कर सकता है, मतलब उससे उतनी ज्यादा ठंड लगेगी ठंड के मौसम में। तो और जितना ज्यादा छोटे छोटे उसके हाथ पाँव होंगे, जितना ज्यादा कवर्ड रहेंगे उतनी कम ठंड लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज अ कोट दैट इज अबाउट, मेरे ख्याल से 2 इंच लिखा है यहाँ पे ना, 2 इंच थिक, कि इतनी मोटी जो है उनकी एक कोट होती है। इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस एंड कीप इट वार्म इवन इनसाइड द आइस। कि इनके जो कोट होती है, कोट ये पता है ना, ये फर जो है पूरा फर जो है मोटा सा होता है, जिससे वो आराम से आइस पे भी चलते हैं, घूमते हैं, लेट लेते हैं आइस के ऊपर ही, ठंडी नहीं लगती ना। आगे बोले पेंगुइन्स। पेंगुइन्स क्या, पेंगुइन्स आर द बेस्ट नोन आर्कटिक एनिमल। सबसे ज्यादा जाने आते हैं बर्फीली जगहों पे रहने के लिए पेंगुइन्स। दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इन द एयर एट ऑल। कि हवा में तो उड़ना भूल ही जाओ, इतने मोटे तगड़े हैं कहाँ से उड़ जाएंगे। बट दे कैन फ्लाई वेरी वेल इन द वाटर। पर ये पानी में बहुत अच्छे से तैर सकते हैं, ठीक है, या फिर कहें तो उड़ सकते हैं पानी में। उड़ेंगे तो नहीं, साथ साथ तैरेंगे। देयर विंग्स हैव अडेप्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स दैट प्रोपेल, प्रोपेल मतलब प्रोपेल करना, पानी को धक्का देने को बोलते हैं प्रोपेल करना, देम थ्रू द वाटर। देयर स्ट्रीमलाइंड बॉडी लेट देम ग्लाइड विद लिटिल रेजिस्टेंस। इनकी स्ट्रीमलाइन है ना, मतलब बिल्कुल चिकनी सतह वाली जो है वो शरीर है, जो हवा को अपने आप से पार होने देता है आसानी से, मतलब पानी को भी आराम से अपने शरीर से पार होने देता है। मतलब ऐसा नहीं आर पार होने देता, ऊपर से फिसल जाती है पानी उसके ऊपर से, शरीर पे से। काफी ज्यादा ये जो है ना डायनेमिक बॉडी है इसकी, कि आराम से पानी को काटते हुए चले आता है ये। तो ये इससे तैरने में बहुत अच्छा काम आती है, जो कि पानी की रुकावट को झेल जाती है और उसे पार कर लेती है। पानी रुकावट नहीं बनती इसके लिए ज्यादा। द पेंगुइन्स बॉडी इज स्पेशली अडेप्टेड टू सर्वाइव इन आइसी वाटर्स। के बर्फीली जगहों के लिए बने हुए हैं इसकी बॉडी पूरी की पूरी। अ थिक वाटरप्रूफ लेयर ऑफ आउटर फेदर कवर्स एन इनर लेयर ऑफ सॉफ्ट फ्लफी फेदर। कि एक बाहर की लेयर है इनकी जो है फेदर की, और एक अंदर की लेयर है फेदर की, मतलब ये पंखों की, ठीक है। मतलब या कहें तो उसके बाहर का जो वो है खोल, जो उनके वो है बाल है
बाल जो है फेदर जिनको बोलते हैं, तो दो लेयर है इसके, एक बाहर वाला मोटे लेयर है और एक अंदर वाली लेयर है, एक अंदर की लेयर है फ्लफी लेयर. द टू लेयर्स ऑफ फेदर्स ट्रैप एयर टू हेल्प द पेंगुइन्स फ्लोट एंड होल्ड इट्स बॉडी हीट. बोले कि देखिए दो लेयर है ना इनके पास, खाल की नहीं, फेदर्स की, मतलब कि बालों की अपने. तो ये दोनों लेयर से क्या होता है कि उनके बीच में हवा ट्रैप हो जाती है, और हवा होती है इंसुलेटर. इंसुलेटर वो हीट को पार नहीं होने देती अपने अंदर से. तो क्या होगा, इसे ठंडी नहीं लगेगी ज्यादा, और हवा है इसके आसपास में ट्रैप हुई हुई, तो पानी में तैरने में भी इसे आसानी होती है. इट ऑल्सो हैज थिक लेयर ऑफ ब्लबर. ब्लबर आपको पता ही है, अभी पहले ही पढ़ा हमने, फ्लैट के लेयर को बोलते हैं ब्लबर, अंडर इट्स स्किन फॉर इंसुलेशन. सील देखिए, सील क्या होते हैं. इट हैज, ये देखिए ये रहा सील इस तरह का, हमने अभी फोटो भी देखी थी. इट हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट हेल्प्स इट टू स्विम. स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी जो कि मदद करती है इन्हें तैरने में. इट हैज अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. इनके पास भी ब्लबर होता है, मतलब फैट होती है, which helps it to keep warm in the cold. आगे देखिए, what you learn में true or false. The weather determines it is hot or cold. वेदर जो है डिटरमाइन करता है कि अभी ठंड है या गर्मी है. तो ट्रू, बिल्कुल वेदर बताता है कि अभी ठंड होगी या गर्मी. On a cold winter day, thermometer might show a temperature of 30 डिग्री सेल्सियस. कि बहुत ठंडे दिन के वक्त जो है थर्मामीटर 30 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा क्या? नहीं, 30 डिग्री का मतलब होता है गर्मी, रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा. अगर बहुत ज्यादा ठंडे है तो दिखाएगा 8 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो नहीं, फॉल्स आएगा यहाँ पे. ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो अफेक्ट क्लाइमेट. ह्यूमन एक्टिविटीज क्लाइमेट को असर डालती हैं. ट्रू, डालती हैं. एनिमल्स यूजुअली अडेप्ट टू फाइंड फूड एंड स्टे सेफ. तो ट्रू, एनिमल्स अपने आप को ढाल लेते हैं कि वो खाना ढूंढ सके, अपने आप को सेफ रख सके. अ कैमल कैन चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज. फॉल्स, कैमल अपना चेंज नहीं कर सकता कलर. द हम्प एक्सपेंड्स एज द कैमल यूजेस अप द फैट. कि फैल जाता है हम्प उसका जब इस्तेमाल करता है अपने फैट को कैमल. तो फॉल्स है, थोड़ी होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, बढ़ता नहीं है. उसके बाद है आपका सील हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट हेल्प्स इट टू स्विम. सील के पास जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे उससे जो है तैरने में आसानी होती है. बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ तो है, तो ट्रू होगा. तभी आपका होमवर्क इतना कर लिया आप. ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं. एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं. अच्छा, ट्रॉपिकल आपको बताइए, अर्थ है, अर्थ के बीच की जगह को जो है ना बोलते हैं, बीच वाली जो जगह होती है उन सबको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और साइड की जगह जो होती है ऊपर की और नीचे की उनको बोलते हैं हम पोलर रीजन्स. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है काफी घने जंगल होते हैं, वहां पे बारिश अच्छा अमाउंट में होती है, गर्मी भी अच्छा अमाउंट में होती है, ज्यादातर जो है जीव जंतु वहीं पे पाए जाते हैं. बोले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड क्लोज टू इक्वेटर एंड कैन रिसीव फ्रॉम 2000 से लेके 10,000 मिलीमीटर ऑफ रेन. देखिए, बारिश जो है ना मिलीमीटर में नापी जाती है कि कितने मिलीमीटर जमीन के ऊपर जो है इतना पानी जमा हो जाता है हर साल में, उस हिसाब से नापा जाता है. विच इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. द एवरेज टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 25 से 30 डिग्री ऑफ ऑल ईयर अराउंड. इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देयर आर मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ ट्रीज. के 100 से भी ज्यादा स्पीशीज के ट्रीज पाए जाते हैं वहां पे. देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 50 to 60 ईयर्स. के 50 से 60 साल उनकी जिंदगी होती है उन ट्रीज की. मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स. ज्यादातर जो है बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं वहां पे, और बड़े बड़े पत्तों के साथ. अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट. मोस्ट ऑफ देम लिव इन द ट्रीज व्हाइल सम ऑफ देम लिव्स इनसाइड द ब्रॉड स्टेम ऑफ ट्रीज. क्या कुछ तो ट्रीज के ऊपर रहते हैं जानवर, तो कुछ ट्रीज को खोद के उसके अंदर ही अपना बना लेते हैं घर. Example of some countries where the tropical rainforests are found are India, Indonesia, Brazil, Malaysia, Republic of Congo, Kenya, Nigeria and Uganda. ये सारी जगहों पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं बड़े बड़े. देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये बारिश का पानी आता हुआ दिख रहा है नीचे, क्योंकि बारिश होती है बहुत अच्छा अमाउंट में. मंकी देखिए, मंकी भी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है. मेनी सॉर्ट्स ऑफ मंकीज आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट. दे हैव लॉन्ग टेल व्हिच एनेबल देम टू ग्रास्प अ ब्रांच ऑफ ट्रीज. के टहनी को पकड़ के जो है ना, पकड़े कैसे, हाथों से और पैर से नहीं पकड़ते बल्कि पूंछ से पकड़ते हैं, इसलिए लंबी लंबी पूंछें होती है उनकी. सच टेल इज कॉल्ड प्रीहेंसाइल टेल. प्रीहेंसाइल टेल बोलते हैं इसको हम. दिस मेक्स द हैंड्स ऑफ द मंकी फ्री टू हैंडल अदर थिंग्स. दे हैव लॉन्ग फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स. अब देखिए फोर लिम्स क्या, हाथ हाथ वाले जो होते हैं ना, लिम्स लिम्स बोलते हैं हाथों और पैरों को. ठीक है, फोर लिम्स मतलब आगे के हाथ है ना, और हिंड लिम्स मतलब पीछे के पैर. ठीक है,
अब पैर और हाथ नहीं बोले जाता किसी भी चार टांग वाले जानवर को, पैर और हाथ नहीं बोलते, सबको पैर ही बोल देते हैं, या सबको जो है हाथी बोल दो, आप जो भी कहना चाहो, लिम्स कह देते हैं उसको ओवरऑल। तो फोर लिम्स मतलब आगे के, जहाँ पे हमारे इंसानों के हाथ होते हैं ना यहाँ पे, तो वहां वाले जो उनके होते हैं टहने, बाहें जो भी होती है, उनको बोल देते हैं हम फोर लिम्स, और पीछे जो पैर का काम करते हैं उनको बोल देते हैं हम हिंड लिम्स। तो ये लंबे लंबे होते हैं, इससे क्या फायदा होता है, दिस हेल्प्स देम टू स्विंग फ्रॉम ट्रीज टू ट्रीज, कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाने पे हेल्प होती है इनसे उनकी। Monkeys of these rainforests also use their prehensile tail as an additional hand to grasping objects beyond the reach of the arms। कोई चीज हाथ से ना पकड़ पाए तो वो पूंछ से पकड़ लेते हैं। The lion tail, the lion tailed macaque, देखिए ये लायन टेल्ड मकाक्यू है, ये भी बंदर जैसा ही कुछ दिख रहा है देखने में। द लायन टेल मकाक्यू इज फाउंड मेनली इन कैनोपी लेयर ऑफ द एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि कैनोपी लेयर में पाया जाता है ये आमतौर पे रेन फॉरेस्ट के अंदर। देखिए किसी भी फॉरेस्ट के ना कुछ लेयर्स होते हैं, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ना, जो सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, सबसे ऊंचाई पे कुछ क्या रहते होंगे, पंछी वगैरह रहते होंगे कुछ, तो उस पूरी लेयर को कह दिया जाता है इमर्जेंट लेयर। इमर्ज हो रही है जो सबसे बाहर ऊपर उभर के आ रही है, ठीक है, जो लगभग 38 मीटर जितनी ऊंची हो सकती है। 38 मीटर बहुत हो गया। कैनोपी लेयर फिर उसके बाद आ जाता है, उससे थोड़ी नीचाई पे, इतनी ऊंचाई पे ना हो तो वहां पर आप अक्सर आपके बंदर वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पे ये भी मिलेगा आपको जिसके बारे में बात हो रही है, लायन टेल्ड। और उसके बाद आता है अंडर स्टोरी, वो थोड़ा 17 मीटर ऊंचा होता है, ये भी ऊंचा है काफी, पर इतना भी ऊंचा नहीं है, यहाँ पे भी और तरह के जानवर रहते हैं। फिर उसके नीचे यहाँ पे सांप वगैरह रहते होंगे मेरे ख्याल से। फिर उसके नीचे आता है अंडर ग्रोथ, वो होता है 5 मीटर के ऊपर बस, ठीक है, 5 मीटर की ऊंचाई होती है लगभग। तो इसमें भी कुछ जानवर रहते हैं अलग अलग तरह के, जहाँ पे कई सारे कीड़े वगैरह रहते होंगे। तो ये ऐसे कुछ चलता है मामला किसी भी रेन फॉरेस्ट का। फिर उसके नीचे जमीनें आ जाती है, जमीन के अंदर फिर अलग अलग लेयर, सॉइल की लेयर होगी, और क्या होगा। Since they, since these primates have evolved in the rainforests, they have very simple and adapted stomach which can easily digest fruits, seeds and insects। कि इनके ऐसे पेट होते हैं जो कि फल सब्जियां भी खा सकते हैं, सीड्स भी खा सकते हैं मतलब बीज वगैरह, और इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं। This adaptation helped them to survive in the tropical rainforest, where they spent most time of the year. Like many primates, lion-tailed macaques have a number of ways of communicating with one another। अच्छा देखिए, प्राइमेट्स जो है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, प्राइमेट्स का मतलब होता है कि ऐसे जानवर जो कि इंसानों जैसे लगते हों, मतलब कुछ रेजोनेट करते हो इंसानों से या फिर बंदरों से, ठीक है, या फिर एप्स से। एप्स क्या होते हैं, बिना पूंछ वाले बंदर ही होते हैं एक तरह के। तो इन सबसे जो भी रेजोनेट करते हो ना, मतलब उनसे मिलते जुलते हो जानवर, उन सबको बोलता है प्राइमेट्स। अब ये भी कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से आसानी से, इनका भी तरीका होता है कुछ करने का, मुंह हिलाने का कुछ तरीका होता होगा, या फिर हाथ हिलाने का। दिस कम्युनिकेशन में कम इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, मतलब जेस्चर्स हाथ पैर हिलाकर अपने जो है एक्सप्रेशंस दिखाकर कम्युनिकेट करते हैं। स्क्रीम्स चीख कर करते हैं, चीख चिल्ला के। और ग्राउल्स और अदर वोकलाइजेशंस, ठीक है, मतलब वोकल, अपने गले से अलग अलग तरह की आवाजें निकालेंगे तो अलग अलग तरीके से समझ में आएगा दूसरों को, इनकी भी अपनी लैंग्वेज होती है। एंड कुड बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस सच एज वार्निंग अदर मैकेक्यूज ऑफ डेंजर, कि दूसरों को वार्न कर सकते हैं कि भाई कोई ऐसा जानवर आ रहा है जो हमें भी खा सकता है तो बच के रहो, और भी बहुत सारी वार्निंग दे सकते हैं। टू शो देयर एंगर फॉर द इंडिकेशन ऑफ सेवरल पर्पसेस, और बहुत सारी चीजों के लिए बात हो सकती है, बात करने के तो बहुत से रीजन हो सकते हैं ना। एलिफेंट्स, the elephants are one of the animals that live on the forest floor, कि फॉरेस्ट के फ्लोर पे रहते हैं, जाहिर सी बात है, पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकते एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, के एशिया के साउथ और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स आर वेल अडेप्टेड टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन सीन इन द एनिमल्स आर, कि क्या क्या इनके अंदर एडेप्टेशन है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज इट यूजेस टू इट्स लॉन्ग ट्रंक एज अ नोज, कि इसकी लंबी नाक होती है तो लंबी नाक से दूर तक का सूंघ लेते हैं। इट यूजेस इट्स ट्रंक टू पुल डाउन फ्रूट एंड लीव्स टू ईट, के फूल, पत्ते और फ्रूट्स वगैरह तोड़ने के लिए अपने सूंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। It has a unique foot structure which helps it to walk on uneven surfaces and swampy grounds, के जो है ना ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी आराम से चलने में सक्षम होते हैं, इनके पैर इस तरह से बनाए हुए होते हैं।
इट हैज लार्ज ईयर्स विद कीन सेंस ऑफ हियरिंग, इनकी तेज कान होते हैं जो दूर से सुन लेते हैं चीजों को. द लार्ज ईयर्स ऑल्सो हेल्प्स इट टू लूज हीट फ्रॉम द बॉडी टू कीप इट सेल्फ कूल ड्यूरिंग द विंटर. के ठंड, तो ड्यूरिंग द समर बोलना चाह रहे होंगे है ना ये, ताकि अपने आप को ठंडा रख सकते हो गर्मी में. कैसे? अपने बड़े बड़े कानों से. बड़े बड़े कान जो है ज्यादा हीट छोड़ते हैं हवा के अंदर, ठीक है. बड़ी कोई भी चीज जो है ना ज्यादा सरफेस एरिया वाली ज्यादा हीट छोड़ेगी हवा में हमेशा. आगे देखिए क्या बोल रखा है. द आइवरी tusks of the male Asian elephant are used for many useful tasks. They can be used for digging water holes, removing bark from the trees, uprooting trees and as weapons. देखिए आइवरी क्या होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं ना, उनका यूज होता है अलग अलग चीजें बनाने के लिए, ठीक है. वैसे बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है. इनका इस्तेमाल जो है हाथी करते हैं किसके लिए? कोई चीज तोड़ने के लिए, या फिर गड्ढा खोलने के लिए, या फिर कोई पेड़ वेड़ है रास्ते में आ गया उसे उठा के इधर से उधर फेंकना है. बहुत कुछ करने में काम आते हैं इसके दांत, या फिर वेपन की तरह भी यूज हो सकता है एक. आगे बोल रहे हैं रेड आइड फ्रॉग. अब रेड आइड फ्रॉग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जरा, ठीक है. अभी जितना पढ़ाया उतना समझ लिया अच्छे से, आपको होमवर्क है. टूकन, टूकन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. टूकन इज अ ब्राइट कलर्ड बर्ड. It adapts itself to get food not easily reachable by other animals. Some adaptations shown by toucan are. बोल रहे हैं कि इसकी लंबी चोंच होती है जिससे ऐसी जगह से खाना निकाल लेता है जहां पे बाकी जानवर या पक्षी नहीं पहुंच पाते. द बर्ड पोजेज अ लॉन्ग लार्ज बीक, बीक का मतलब है चोंच, that enables it to eat fruits and nuts. The large beak serves as a nutcracker and helps it to hunt insects and small reptiles. कि छोटे छोटे जो है ना ये क्रंच करने में तोड़ने में भी काम आता है इसका. ये जो बड़ा सा बीक है चीजों को चबा लेता है अच्छे से, नट क्रैकर की तरह काम करता है. तो क्या होता है कि हंट करता है ये इंसेक्ट्स को और छोटे छोटे रेप्टाइल्स को भी, उन्हें भी खाया जाता है मार के. It has 4 claws in each leg, 2 in front and 2 at the back. This helps it to perch on trees while looking for food. कि ये इसके जो पैर होते हैं, पैर के अंदर क्लॉज होते हैं, पंजे. अब पंजे कैसे होते हैं? उसमें दो जो है इसके उंगलियां आगे वाली होती हैं और 2 उंगलियां पीछे की तरफ होती हैं. तो पूरा क्लॉ बन जाता है, वो पकड़ने के लिए जकड़ लिया जाता है ये पूरा अच्छे से. इससे डाल को जकड़ के बैठता है बिल्कुल, जिससे कि खाना ढूंढने में आसानी हो इसे. Its colorful appearance blend it with the surroundings to avoid predators. कलर इसका ऐसा होता है कि छुपने में मदद करता है इसकी. The toucan sleeps in holes in the trees. If it does not fit in the hole, it turns itself into a feathery ball to make its body smaller. बोल रहा है कि ये जो है ना आमतौर पे ट्रीज के अंदर जो है ना होल हो जाता है, होल करके उसके अंदर में रहता है ये. अक्सर आपने देखा होगा पेड़ों के बीच में जो पेड़ का तना होता है उसमें होल होते हैं कई सारे, तो उसी में से किसी होल में जाकर ये रहता है, वहीं पे घोंसला बनाता है अपना. और अगर उसमें ना घुस पाए कभी तो अपने आप को छोटा सा कर लेता है अपने साइज को, है ना, फिर अंदर घुसता है. आगे देखिए मकाओ. मकाओ क्या है? मकाओज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल brilliantly colored members of the parrot family. They are intelligent social birds that often gather in flocks of 10 to 30 individuals. क्या आमतौर पे झुंड बना के उड़ते हैं 10 से 30 बर्ड्स का. और देखिए कितना खूबसूरत से दिख रहा है, बहुत ही ब्राइट कलर होता है, तोते की प्रजाति का ये. सम एडेप्टेशंस ऑफ मकाओ आर इट्स hooked beak is perfect for breaking nuts. Its beak is a protection against predators and snake. इसकी खास बात है इसकी चोंच. चोंच ऐसी होती है बहुत नोकीली और मजबूत, जो कि चीजों को तोड़ने में काम आती है, नट्स वगैरह को, और प्रेडेटर्स से भी बचाती है इसको. माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह, या पक्षी या फिर कोई भी जानवर या फिर इंसान भी जाते हैं, कोई भी जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाए किस वजह से? खाने की तलाश में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, मौसम की तलाश में, तो उसको बोल देता है माइग्रेशन. Migration is a mass movement of animals, most birds, from colder places to warmer region to escape the cold, to breed or due to shortage of food. कि बहुत ज्यादा कहीं ठंड पड़ गई तो गर्मी की तलाश में जाएंगे,
कहीं पे खाने की कमी हो गई तो खाने की तलाश में आएंगे, ठीक है। They come back after the winter is over. India is one of the place where many birds come to escape these extreme climates at home. For example, Siberian crane comes from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. Another example is that of a European swallow. के अलग अलग पंछी जो है ना, माइग्रेशन तो वैसे हर चीज के लिए यूज होती है, हर जिंदा जंतु के लिए, पर यहाँ पे खाली बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बर्ड्स जो है ना, इंडिया के अंदर भी जैसे साइबेरिया है, वहाँ का जो है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ठंड में वहां से यहाँ पे माइग्रेट करके आ जाते हैं वहाँ के बर्ड्स। कहाँ पे आते हैं? भरतपुर में आते हैं, सुल्तानपुर में आते हैं, और भी है यूरोपियन स्वैलो, वहां पे भी आते हैं कुछ कुछ। अब वोकेबलरी सारी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, हर एक चीज का, वेदर का आपको मीनिंग पता ही है, क्लाइमेट का ही पता है। ब्लबर का मतलब होता है थिक फैट की लेयर जो कि जानवर के ऊपर होती है ताकि वो ठंड से बच सके। नॉक्टर्नल क्या होता है? एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। नॉक्टर्नल्स उन बर्ड्स को बोलते हैं जो कि रात में जागते हैं दिन में सोते हैं। कैमोफ्लाज क्या होता है? छुप जाने को कैमोफ्लेज बोलते हैं। किस चीज में छुप जाने को? अपने आसपास के सराउंडिंग में। माइग्रेशन, मास मूवमेंट, अभी पढ़ा हमने। आगे देखिए एक्सरसाइज में एमसीक्यू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर को नापने के लिए कौन सी चीज का कोई फायदा नहीं है? सन एलिमेंट थोड़ी है वेदर का, वो तो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो सन पे टिक लगा दिए। विच ऑफ दीज इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर। तो जवाब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बताता है हमें ये चीज कि कितना पानी है हवा के अंदर। डैश आर प्रोड्यूस्ड बाय कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेस। तो क्लाउड्स, क्लाउड्स ठंडे होने के बाद हवा ठंडी होने के बाद आसमान में जाके क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। इट इज कॉजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन लाइफ ऑन अर्थ। क्या चीज भाई? वेदर, क्लाइमेट या फिर ग्लोबल वार्मिंग? जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। विच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कौन सा नहीं पाया जाता है? एलिफेंट, मंकी या पेंगुइन? तो जवाब है पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? पोलर रीजन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेप्टेशन ऑफ मंकी। मंकी की कौन सी एडेप्टेशन है? स्टिकी फीट, लॉन्ग ईयर्स या फिर प्रीहेंसाइल टेल? तो जवाब है प्रीहेंसाइल टेल। आगे है 7 में, इन विच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट लायन टेल्ड मकाओ लिव्स। लायन टेल्ड मकाओ कहाँ पे रहता है? एक बंदर की प्रजाति, एक तरह की, या कहें तो प्राइमेट है, मतलब इंसानों से जुड़ा हुआ कोई सा जानवर। अंडर स्टोरी लेयर, फॉरेस्ट लेयर या फिर कैनपी लेयर? तो जवाब है कैनपी लेयर में रहता है वो। ये दे रखा है ना कैनपी लेयर, और मैंने आपको बताया भी था कि कितने सारे लेयर्स होते हैं किसी फॉरेस्ट के। सबसे ऊपर का इमरजेंट लेयर, फिर उसके नीचे का लेयर, फिर उसके नीचे का लेयर, है ना। आगे है आपका 8th में, बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर प्रोटेक्शन या फिर रिप्रोडक्शन या फिर बोथ? जवाब है बोथ, हर दोनों चीजों के लिए जाते हैं वो। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट आपका डैश इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट अ प्लेस। तो जवाब है वेदर। वेदर बताता है डे टू डे कंडीशन कैसी है एक जगह की। डैश ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ डैश। हियर आंसर, टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ लिख दिएगा टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। थर्ड है आपका, द डैश ऑफ अ प्लेस डिस्क्राइब्स द एनुअल वेदर पैटर्न that have existed there for a long period of time। तो क्लाइमेट लिख दीजिए, ठीक है। आगे फोर्थ में, ऑल द फीचर्स डेवलप्ड बाय एनिमल्स टू लिव इन अ हैबिटेट और कॉल्ड एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन बोलते हैं वो सारे फीचर जो डेवलप हो जाते हैं एनिमल्स के अंदर। When a camel eats, it stores fat in his hump। hump, ठीक है, अपने हेम्प में स्टोर करता है कैमल सारा खाना अपना फैट की फॉर्म में। द पोलर बियर इज डैश एंड डैश। तो जवाब है लार्ज एंड हैवी। द पोलर बियर इज लार्ज एंड हैवी। यहाँ पे लार्ज आ गया, यहाँ पे हैवी आएगा। 7 में है, डैश इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स मोस्टली बर्ड्स फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर रीजन। तो जवाब है माइग्रेशन।
अब देखिए ट्रू फॉल्स में पहला है वेदर ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। फॉल्स, वेदर तो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ह्यूमिडिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ वाटर होती है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होल्ड कर सकता है हवा। तो देखिए इसका आंसर है फॉल्स। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी तो बस अमाउंट ऑफ वाटर है जितना भी हवा के अंदर होता हो। और ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना ले सके। अब जितना ले सके तो अब सेम टेम्परेचर के ऊपर किसी अ, ऐसी जगहों पे जहाँ पर समुद्री इलाके हैं वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी होता है सेम टेम्परेचर पे, और उसी सेम टेम्परेचर पे रेगिस्तानी इलाकों पे बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है पानी के अंदर, मतलब कम ह्यूमिडिटी होती है। तो ये बात साबित नहीं होती सही। तो दिस इज फॉल्स। आगे, पोलर बियर कैन स्विम एज वेल एज वॉक। तो ट्रू, पोलर बियर जो है स्विम भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। पोलर बियर इज ब्लैक इन कलर, फॉल्स, व्हाइट होते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज अडेप्टेड इटसेल्फ फॉर पोलर रीजन। क्या रेड आइड फ्रॉग ने अपने आप को पोलर रीजन के लिए अडेप्ट कर रखा है? तो फॉल्स। नहीं, वो तो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं ना। द ट्री फ्रॉग हैज स्टिकी फीट। स्टिकी होते हैं फीट फ्रॉग के, बिल्कुल ट्रू। उसके बाद है साइबेरियन क्रेन कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर एंड राजस्थान। भरतपुर और राजस्थान पहुंचते हैं क्या? तो सही बात है, ट्रू, आते हैं वहां से माइग्रेट करके। अब बोलने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, पहला है गिव द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ये रहा वेदर, ये रहा क्लाइमेट, तीनों पॉइंट लिख दिए, हो गया आंसर 1। सेकंड बोल रहे हैं लिस्ट 3 वेज इन विच अ पोलर बेयर इज एडेप्टेड टू लिव इन पोलर रीजन। कि 3 तरीके से बता दिए कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं जो पोलर रीजन में रहने के लिए पोलर बेयर्स में हैं। पॉइंट 1 डाल के लिखिए द लार्ज पॉज ऑफ द बेयर हेल्प्स स्प्रेड इट्स वेट ओवर अ लार्ज एरिया टू प्रिवेंट द आइस फ्रॉम ब्रेकिंग अंडर द बेयर्स वेट। बस एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए sharp curved claws are used for extra grip while running or climbing as well as grasping prey। दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में लिख दिए it has a layer of blubber about 4 inch thick to protect it from snow। ठीक है, इसमें लिख भी देगा टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नो। बस तीनों पॉइंट हो गए, बात खत्म। जहां पे हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आगे बोल रहे हैं थर्ड में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट के ऊपर जरा कुछ लिख दीजिए। तो लिख लीजिए यहां से यहां तक आप। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ये तीसरी लाइन में आपको दिख रहा है, चौथी लाइन में 25 डिग्री टू 30 डिग्रीज ऑल ईयर राउंड, बस इतना। यहां से लेके यहां तक लिख लीजिए, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। अब बोल रहे हैं व्हाई डज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसका आंसर आप लिखिए बिकॉज द एनवायरमेंट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज सुटेबल फॉर मैनी लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ गुड रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल विद प्रॉपर सनलाइट। तो ये इतना लिख दिया, बात खत्म। इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तापमान अनुकूल रहता है, यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, यहाँ पे धूप भी अच्छी पड़ती है, जमीन भी अच्छी रहती है, हर चीज बढ़िया है यहाँ पे। ज्यादातर लाइफ फॉर्म यहीं पे रहते हैं, अपने आप ही पनपते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जानवर। आगे देखिए पांचवे में क्या बोल रहे हैं, राइट 3 एडेप्टेशंस ऑफ एन एनिमल। एनिमल की जरा 3 एडेप्टेशंस बता दीजिए। एलिफेंट के मतलब एनिमल नहीं, एलिफेंट। तो यहाँ पे देखिए 5 दे रखे हैं, आप शुरू के 3 लिख दीजिए, हो गए आपके 3 एडेप्टेशन। एक तो नोज हो गया, एक ट्रंक हो गया, एक फुट हो गया, ठीक है। आगे बोले व्हाट आर द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग के जरा एडेप्टेशंस बता दीजिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप जो है लिख दिए, 1 2 3 लिख दिए आप, ठीक है, 3 काफी है। अब आ जाते हैं हम जरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। हाउ आर द फॉलोइंग एनिमल्स अडेप्टेड टू लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहला है मंकी, दूसरा है लायन टेल्ड मकाओ,
तो इन दोनों के एडेप्टेशन जरा लिख दीजिए, ठीक है। इसमें करना है कि आपको मंकी वाला पूरा पैराग्राफ लिख देना है और लॉन्ग टेल्ड मकाओ का भी पूरा पैराग्राफ लिख देना है आपको यहां तक, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन हो गया काफी। अब आते हैं सेकंड पे, हाउ आर पेंगुइन्स एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स। कैसे पेंगुइन सर्वाइव कर पाते हैं इतने ज्यादा ठंडे क्लाइमेट में। तो आप इसका आंसर लिख दिए बस यहाँ तक, ये छोटा सा पैराग्राफ है ये लिख दिया, अ पेंगुइन्स बॉडी स्पेशली अडेप्टेड से लेके इंसुलेशन तक। आते जरा हॉट्स पे, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे। व्हाई इज ह्यूमिडिटी हायर इन कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स में क्यों हाई होता है, जाहिर सी बात है वहां पे समुंदर है तो पानी अच्छा खासा अमाउंट में होगा, गर्मी बढ़ेगी समुंदर से पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, ह्यूमिडिटी अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगी, आसान है। अब बोल रहे हैं कोस्टल रीजन वही होते हैं ना जहाँ पे समुंदर से लगे हुए एरिया होते हैं, उन सब जगह को बोलते हैं कोस्टल रीजन्स। व्हेन डू यू expect wet clothes to dry faster in weather dry or in humid weather, why। बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है ह्यूमिडिटी कम होगी या ज्यादा होगी तब अच्छे से कपड़े सूखेंगे, मतलब कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ह्यूमिड वेदर कहलाता है, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो ड्राई वेदर कहलाता है, सूखापन। तो बताइए हवा में नमी ज्यादा होगी तब अच्छे से सूखेंगे कपड़े, या फिर हवा में नमी कम होगी जब रूखापन होगा तब ज्यादा अच्छे से सूखेंगे कपड़े। जाहिर सी बात है रूखापन होगा हवा में तभी अच्छे से कपड़े सूखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हवा में पानी है नहीं, पानी बहुत कम है हवा में, तो आपके कपड़े की पानी वो लेना चाहेगा ना जितना हो सके, तो जल्दी से आप कपड़ा रखेंगे जल्दी से कपड़ा सूख जाएगा। जबकि ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई तो क्या होगा, पानी में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, हवा के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अब आपने कपड़ा सुखाया, अब इससे कहाँ लेगा, वो बोलेगा नहीं चाहिए भाई अभी रखो पास में, तो धीरे धीरे करके जो कपड़ा सूखना होगा 4 घंटे में वो सूखेगा 10 घंटे में 12 घंटे में। तो इसलिए ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है, मतलब बारिश का मौसम जब होता है ना, कपड़े हमारे नहीं सूखते जल्दी, ना ही सर्दी में जल्दी सूखते कपड़े, क्योंकि सर्दी में भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। जबकि गर्मी में कपड़े अच्छे सूख जाते हैं, और खास तौर से पतझड़ खास तौर से रूखे मौसम में बहुत ज्यादा अच्छे से सूखते हैं कपड़े। तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ये सब करके आप मुझे सेंड कर दीजिए, या आपको होमवर्क या कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा।